अच्छा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने कल लास्ट क्लास में समझ लिया था, देखो मैंने ना यहाँ पर अभी डिफेक्ट्स वगैरह की पिक्स हटाई नहीं है। ये डिफेक्ट्स आपका ईएससी में आता है, पीएसयूज में आता है, बट इसमें नहीं आता, क्या बोलते हैं आपके गेट में। ठीक है, तो डिफेक्ट के ना ही क्वेश्चन आज तक आए हैं। ठीक है, अभी क्या है, तो इसलिए मटेरियल साइंस को मैं और ज्यादा लेंदी ना करते हुए डिफेक्ट्स को भी अवॉइड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए गेट परस्पेक्टिव से। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज दी Fe या Fe3C। इसे हम आयरन कार्बन, ठीक है, फेज डायग्राम बोल देते हैं। ठीक है, आयरन कार्बन फेज डायग्राम। ठीक है, Fe Fe3C, या फिर कहीं कहीं इससे एब्रीविएट ऐसे भी किया जाता है FeC, ऐसे है ना, आयरन कार्बन फेज डायग्राम। ठीक, तो इसकी स्टडी हमें करनी है। तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने कल थोड़ा सा हिंट दिया था, क्या एक होता है इम्प्योरिटी, है ना, और एक होता है अलॉइंग। ये दो चीजें अलग अलग है ना, अलॉइंग करना और इम्प्योरिटी करना। दोनों का अगर वैसे फिजिकली मीनिंग देखा जाएगा तो सेम है एकदम। फिजिकली ये दोनों सेम है। ठीक है, फिजिकली दोनों सेम है। कैसे कि किसी एक पेरेंट मटेरियल में कोई दूसरा मटेरियल आ रखा है। ठीक है, पेरेंट मेटल मटेरियल है और कोई दूसरा मटेरियल आ रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे थोड़ा मैंने इसीलिए रखे हुए हैं अभी तक, जैसे डिलीट इसीलिए नहीं की, थोड़ा सा यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये पेरेंट मटेरियल कौन सा है आपका, ये ब्लू वाला, मान लीजिए आयरन। ठीक है, Fe। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास, अब देखो ये तो डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स को अभी अभी साइड करो अपने माइंड में। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखो कि जो ये डिफेक्ट्स है, जैसे कि यहाँ पे देखो अलग 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 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कलर से, इसका मतलब क्या है कि यहाँ अगर दूसरा फॉरेन मेटल, फॉरेन एटम, ठीक है, किसी दूसरे मटेरियल का आके बैठ जाए तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्योरिटी। ठीक है, मतलब जब हमने आयरन ओर में से आयरन निकालना चाहा तो उस आयरन के अंदर मैग्नीज भी था, क्योंकि भाई वो दब के बनाना। ठीक है, तो आप जो आयरन ओर से निकाल रहे तो उसमें क्या कंफर्म है आपको कि मैग्नीज नहीं होगा। जो रियल में बना, तो मैंने कल समझाया ना, कभी अर्थ बनी थी तो अर्थ ने क्या यह बनाया कि आयरन है तो आयरन ही होगा, वहां मोलिक्यूल मैग्नीज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं उसके अंदर के। तो आयरन ओर के अंदर क्या है, मैंने कल बताया ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं कॉम्बिनेशन, बस ये नहीं होता कि आयरन है तो आयरन ही है। अगर वहां कहीं किसी मटेरियल ने ये चाहा कि वो आयरन के कॉन्फ़िगरेशन से ना जुड़ के वो मैग्नीज के कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ता है, तो वो मैग्नीज से जुड़ा हुआ होगा और वो उसके अंदर होगा। समझ रहे हो, वो उसके अंदर होगा। ठीक है, इसी तो बोलते हैं आयरन ओर। ठीक है, तो आयरन ओर के अंदर में मैग्नीज के पार्टिकल, ठीक है, आयरन ओर के अंदर में किसी और चीज के पार्टिकल, तो क्या होगा कि ये सारी की सारी इंप्योरिटी है उसके अंदर, है ना। हमें नहीं पता कि उससे प्रॉपर्टी बढ़ रही है या घट रही है, अभी क्या है फिलहाल वो इम्प्योरिटी। तो जो भी डिफेक्ट, जहां पर भी डिफेक्ट का मतलब क्या, यहाँ आयरन ओर बनना चाह रहा था, यहाँ आयरन मटेरियल बनना चाह रहा था अपने आप में ऐसा, ठीक है, बट यहाँ नहीं बन पाया, यहाँ जो गैप था उसमें गैप रह गया। मतलब यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, वो ऐसे नहीं जुड़ पाए जो आयरन बना दें। यहाँ क्या रह गया, गैप। क्योंकि हर जगह यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सिमिलर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उनकी टेंडेंसी नहीं होगी जुड़ने की एक दूसरे से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब जुड़ेंगे तभी तो वो आयरन का एटम बनाएंगे ना। ठीक है, तो वो क्या टेंडेंसी हमें हमेशा बिल्कुल यहाँ तक इस पूरे बोर्ड में सेम मिलेगी, कभी नहीं, है ना। एकदम परफेक्ट मटेरियल अगर होगा तो बिल्कुल सेम मिलेगी, हर जगह क्या होगा, आयरन 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 आयरन, बिल्कुल सिमेट्रिकल वे में बैठा होगा। बट ऐसा तो कभी होता नहीं है रियल में, क्योंकि अगर कहीं पर प्रेशर ज्यादा तो कहीं पर प्रेशर कम। ये थोड़ी है कि यूनिफॉर्म होता है। आप जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो क्या कंटिन्यूम का एग्जिस्ट मानते हो रियल में? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा ना कि कभी भी एग्जिस्ट नहीं होती है कंटिन्यूम रियल में। ठीक है, जब रियल में नहीं होती, थ्योरेटिकल करते हैं उसे। तो ऐसे तो ये भी चीज है, ये रियल वाली चीज तो है कि इम्प्योरिटी आ गई तो कभी भी कंटिन्यूम रियल में तो होगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के 26 इलेक्ट्रॉन होना एक जगह, अगली जगह 27 हो सकते हैं, किसने मना किया, अगली जगह 28 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है कि 26 26 26 26 के हिसाब से वो आयरन के हिसाब से होंगे, नहीं ना, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी होगी ना। बस वही चीज है कि जो स्टार्टिंग में ही हमें किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर में दूसरे एटम्स मिलते हैं, फॉरेन एटम्स मिलते हैं, कोई अंदर से कोई डाल के नहीं जाता उसे। थोड़ा समझो इस चीज को, ये मटेरियल साइंस है, ऐसे ही बनती है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का युग्म ही हमारा क्या बनाता है, उस मटेरियल की आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये इसके अंदर डाला नहीं है किसी ने, ये जिस टाइम पर बना था ना वो और जिसे बोलते हैं जो दवा, ठीक है, उस ओर के अंदर ये वाली चीजें बन गई। ठीक है, बात क्लियर है। अभी क्या हुआ, हमने जैसे बन गई, तो अब हमें क्या हुआ कि हमने ये सोचा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मैग्नीज का पार्टिकल आ गया था, तो इसे हमने बोला जो
पहले से ही एग्जिस्ट है किसमें, ओर के अंदर, वो क्या है हमारी इम्प्योरिटी। वो क्या है इम्प्योरिटी, उसमें वो चीज हमें प्रॉपर्टी में एनहांस कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। बट जो हम करते हैं, जो क्या कर रहे हैं हम एक्सटर्नल, ये क्या था, ये इंटरनल था जब कुदरत ने बनाया, तो वो चीज क्या है इम्प्योरिटी, वहां डिफेक्ट है, वहां पर हर चीज दूसरी मिली हुई होगी आपको, ठीक है, वो है डिफेक्ट। ठीक है, अभी क्या है, वो था डिफेक्ट, जबकि ये जो वर्ड मैंने लिखा, समझ में आया या नहीं थोड़ा सा, ये मैंने डिफेक्ट क्या बोला, ठीक है, कि जो कुदरत ने स्टार्टिंग में बना दिया, उसकी शेप की वजह से जो उसका अरेंजमेंट था वो सही नहीं था, इस वजह से डिफेक्ट आ गया। और वो बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, उनमें मैं नहीं लेके जा रहा आपको, ठीक है। अब जो दूसरी चीज थी, हमें यहाँ से एक चीज तो दिखी, क्या डिफेक्ट था, इम्प्योरिटी थी, बट यार अगर किसी आयरन के अंदर मैं मान लीजिए मैग्नीज मिला दूं तो उससे कुछ और बन जाता है, ठीक है, MnS की जगह FeS का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बन जाता है, तो मतलब वो जो हमारी मशीनेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो अब मैंने ये रिसर्च की कब, जब इस एरा में हम जी रहे हैं, तब ये रिसर्च हुई कि यार MnS मतलब जो इसमें मैग्नीज है वो अच्छा है, मिलना अच्छा है, ऐसा हमने सोचा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यार इम्प्योरिटी क्या है, इम्प्योरिटी तो कुदरत के द्वारा है, ठीक है, इम्प्योरिटी क्या है, बाई नेचर, इम्प्योरिटी बाई नेचर है। तो क्या आप इम्प्योरिटी में मैग्नीज की क्वांटिटी को, समझो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या इम्प्योरिटी में मैग्नीज की क्वांटिटी को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जरा ये सोच के बताओ, जो मैंने अभी इतनी देर से कहानी कही, क्या इम्प्योरिटी में मैग्नीज की क्वांटिटी को आयरन के अंदर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, नहीं, क्यों, क्योंकि इम्प्योरिटी नेचुरल है, समझ रहे हो, इम्प्योरिटी नेचुरल है, वो चीज वहां पर बनी है स्टार्टिंग में, वो इम्प्योरिटी है, बात क्लियर हो रही है ना। तो इम्प्योर जो चीजें होती हैं, जैसे कि आपने ये चीजें सुनी होंगी कि आयरन में बहुत सारी चीजें हैं जो इम्प्योर हैं, फिर बाद में आयरन को किसी अलग अलग फर्नेस में, कुपोला में, वेशमर में, इलेक्ट्रिक हार्ट फर्नेस में लेके जा रहे हैं, तो उससे अलग अलग टाइप का आयरन निकल के आ रहा है, शायद आपने ये सुना हो, ठीक है। तो अब ये वाली जो चीजें हैं, ये क्या है, इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है उनको अलग कर रही हैं, फिर वो जो कार्बन परसेंटेज है उसके हिसाब से और आयरन की परसेंटेज के उसके हिसाब से निकाल रही हैं चीजें। सबसे ऊपर क्या था आयरन और, उससे क्या बनता है पिग आयरन, आयरन ओर से क्या बनता है पिग आयरन, पिग आयरन से क्या लेके चलते हैं, पिग आयरन से एक साइड में क्या लेके चलते हैं, अगर कुपोला है तो कास्ट आयरन, ठीक है, स्टील है तो वेसेमर कन्वर्टर, ठीक है, रोट आयरन है तो हमारा ये इलेक्ट्रिक हार्ट फर्नेस, ठीक है। तो इनमें फर्नेस के थ्रू हम क्या करते हैं, अलग अलग एक्सट्रैक्शन करते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, मेटलर्जी। मैंने कल समझाया था ना मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या है, आयरन को निकालना उसकी आयरन ओर से, ये मेटलर्जी है। तो मेटलर्जी हमारा गेट का पार्ट नहीं है, बट जो कि समझा रहा हूं तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज है इम्प्योरिटी, वो बाई कुदरत है, बाई नेचर, ठीक है। आप Mn को यहाँ पर अपने हिसाब से नहीं रख सकते, परसेंटेज नहीं रख सकते, बट अगर आपको Mn की परसेंटेज ज्यादा रखनी है, तो अब इसको क्या किया आपने, खुद से क्या किया, डोप, आपने खुद से, ये हमारे रिसर्च हुई कि यार हम कैसे कैसे डोप कर सकते हैं, ठीक है, उसकी चीज अंदर हमें नहीं जाना कि डोपिंग कैसे होती है, ठीक है। अभी क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको मन में ये रखना है कि अगर कार्बन है तो कार्बन चला गया अंदर, ठीक है, क्योंकि ये भी ESE का पार्ट है, कार्बन कैसे जाएगा उसके प्रोसेस होते हैं, हार्डनिंग का प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। तो वो चीजें अभी अपनी साइड रखनी है, अभी क्या करना है, बस डोपिंग अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। कि आपको अगर मान लीजिए 1%, बहुत ज्यादा हो गया, 1%, थोड़ा इमेजिनेशन में सही लगेगा, 1% मैग्नीज डालना है आयरन के अंदर, क्या करोगे आप, क्या मैग्नीज अंदर बना हुआ है, क्या उसे और प्रेशराइज करोगे कि इसकी मैग्नीज का जो भी आपका क्या होता है मैग्नीज का, 18 होता है, कितना होता है, जो भी है एक्स है, ठीक है, एक्स एटॉमिक नंबर है उसका, ठीक है, मैग्नीज का, तो उस एक्स एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन हमारे उस हिसाब से कंबाइंड हो जाए, ऐसा क्या आप कर पाओगे, नहीं, वो तो कुदरत है ना जिसने बनाया उन्हें, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो आपने क्या किया, आपने एक्सटर्नल मैग्नीज लिया जो आपके पास अवेलेबल है, उसको किसके साथ डोप कराया, आयरन के इस पर्टिकुलर मटेरियल के साथ। तो ये जो चीज कहलाएगी जिसे आप कर रहे हो, वो कहलाती है अलोइंग, ठीक है। इसे क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो, किसके बेसिस पर कर रहे हो, क्या ज्यादा पैसे थे, नहीं, आपको किसके बेसिस पर करना पड़ा, ये उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर, कि प्रॉपर्टी एनहांस करनी है, प्रॉपर्टी क्या करनी है, एनहांस। तो इसके लिए आपने जो मटेरियल उसमें एक्सटर्नली, मेरे पास जो मटेरियल था उसकी जो मैंने परसेंटेज में डोप कराई है ना, किसी पेरेंट मटेरियल में, किसमें, किसी पेरेंट मटेरियल में, मैं एग्जांपल आयरन पे लेके चल रहा हूँ जो कि हमारे लिए आगे भी यूज होगा। तो आयरन मटेरियल के अंदर जब आप प्रॉपर्टी एनहांस करने के लिए कोई भी मटेरियल डालते हो तो उसे इम्प्योरिटी नहीं बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अलोइंग करना, ठीक है, बात क्लियर हो गई, उसे क्या बोलेंगे, अलोइंग। जबकि इम्प्योरिटी क्या है, बाई नेचर, इम्प्योरिटी है बाई नेचर, अलोइंग है हमारे द्वारा,
ठीक है, तो जहां पर भी हमारे पास अलॉइंग करने का हिसाब होगा, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर वो जो कार्बन एटम है वो जाएंगे। कि अब अलॉइंग में क्या किया मैंने, कार्बन परसेंटेज लेके चलूंगा। कार्बन परसेंटेज क्या है आयरन के अंदर, अलॉइंग या इम्प्योरिटी? अब आंसर दो। अलॉइंग। जो आपने आज तक स्टील के बारे में पढ़ा है कि स्टील में कार्बन परसेंटेज क्या होती है, हमारे द्वारा निर्धारित की जाती है प्रॉपर्टी के बेसिस पर। लो कार्बन स्टील ज्यादा डक्टाइल, मीडियम कार्बन स्टील कम डक्टाइल, हाई कार्बन स्टील और कम डक्टाइल। कल मैंने बोला था कि स्ट्रेस स्टेन कर पढ़ के आना, ठीक है, और ये चीज कल नहीं हो पाई, बट आज देखो थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलेगा कि कार्बन परसेंटेज अगर बढ़ती है तो हार्डनेस बढ़ती है, कार्बन परसेंट बढ़ती है तो डक्टिलिटी कम होती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा डक्टाइल चाहिए तो क्या कितना डोप कराना है कार्बन परसेंटेज आयरन के अंदर? ये स्टील क्या होता है पहले आपको पता है ना, आयरन प्लस कार्बन। ठीक है, अब ये सोचो ये कि आयरन प्लस कार्बन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना, ऐसा नहीं है। आयरन प्लस कार्बन प्लस अदर मटेरियल्स, अदर एडिटिव्स। और ये जरूरी नहीं है कि वो एडिटिव्स हमारे अलॉइंग ही हों, वो एडिटिव्स हमारी क्या है, इंप्योरिटी भी हो सकती है। ठीक है, बात क्लियर है? क्योंकि आप कुदरत की चीजों से सारी चीजें नहीं निकाल सकते ना 100%। ठीक है, तो वो मैग्नीज हमारा उसके अंदर हो सकता है भाई। बात क्लियर है? आप 100% एक्सट्रैक्शन कभी नहीं कर सकते हो किसी भी चीज का, तो उसके अंदर हो सकता है। तो इसे आप थ्योरेटिकली सोच लेते हो कि वो परसेंटेज बहुत कम है। थ्योरेटिकली ये सोच लेते हैं हम कि वो परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ स्टील किसका कॉम्बिनेशन मान लेते हैं, आयरन एंड कार्बन का। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 100% आयरन कार्बन है। ठीक है, बट अपनी थ्योरेटिकल स्टडी में हमें आयरन एंड कार्बन ही मान के चलना होता है स्टील को। ठीक है, दोनों चीजें लेके चल रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल। ठीक है, तो आयरन एंड कार्बन, तो कार्बन की परसेंटेज मेरी कितनी, अगर मेरी कार्बन की परसेंटेज 0.3% से कम, अगर मेरी कार्बन की परसेंटेज 0.3% से कम, तो उसे हमने क्या बोला, माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील या स्ट्रक्चरल स्टील, या स्ट्रक्चरल स्टील, है कि नहीं? ठीक है, सर आप उनसे बात नहीं जहाँ बैठते थे आकाश, और नहीं रहा। अब पता नहीं है, कहीं प्लेसमेंट तो नहीं होगी और अच्छा पहले से ही था उनका तो पहले से ही था चलो, हाँ ठीक है। तो ये जो है हमारे पास आयरन कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन है हमारा 0.3% से कम। ठीक है, कार्बन हो गया 0.3% से कम, तो इसको हमने क्या बोला, लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील, या इसी का नाम होता है स्ट्रक्चरल स्टील। जो कि इसमें आपकी जो ये वाली चीज है ना, बिल्डिंग वगैरह सिविल, उसमें यही यूज होती है माइल्ड स्टील। ठीक है, माइल्ड स्टील या स्ट्रक्चरल स्टील या लो कार्बन स्टील। कार्बन परसेंटेज उनके लिए हमेशा 0.3% से कम होगा। जो भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पर स्टील के पार्ट्स देखते हो ना, मतलब जो सरिये देखते हो आप, है ना, वो सबके सब लो कार्बन स्टील की होती है। ठीक है, नेक्स्ट जनरली, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये चीज हो गई कार्बन परसेंटेज। तो कार्बन परसेंटेज में अगर 0.3% से 0.8% है तो उसे बोलते हैं मीडियम कार्बन स्टील। ठीक है, और अगर कार्बन परसेंटेज मेरी इज लेस देन 2.1 एंड ग्रेटर देन 0.8%, तो उसे बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। एक बात बताओ, ये तीनों ही स्टील मेरी डक्टाइल है या ब्रिटल है? तीनों स्टील, मैंने कल बोला भी था थोड़ा स्ट्रेस स्टेन कर पढ़ के आना, तीनों स्टील मेरी डक्टाइल है या ब्रिटल है? डक्टाइल। ठीक है, स्टील हमेशा क्या होगी, डक्टाइल। ठीक है, चलो मैं इस चीज को ही थोड़ा सा एब्रिविएट कर देता हूँ यहाँ पर, स्टील हमेशा क्या होगी, डक्टाइल। ये जो हमारे पास यहाँ दोनों का ई क्या होता है, तीनों का सेम है ना, ऑलमोस्ट सेम। उसके बाद ये जो चीज है ये ऐसे जा रही है, ये किसका है, ये है माइल्ड स्टील का। माइल्ड स्टील समझ रहे हो, कार्बन परसेंटेज इज लेस देन 0.3। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चीज है ये जा रही है हमारी, ये जा रही है मीडियम कार्बन स्टील। ठीक है, एंड इससे जो अगला गया वो गया हमारा हाई कार्बन स्टील। ठीक है, तो ये जो है इस हाई कार्बन स्टील, थोड़ा सा और पीछे ले लेते हैं बस। ठीक है, अब ये जो है ये वाला जो पार्ट है, इसको देखेगा ऐसे ही, फिर इसको देखेगा ऐसे ही, फिर इसको देखेगा। ठीक है, परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, 25% होती है मीडियम लोअर कार्बन स्टील में परसेंटेज टूटने की। ठीक है, ये चीजें मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में सोम में पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो अभी क्या है, सी परसेंटेज जो लेस देन है 0.3, यहाँ पर क्या होगा 0.3 से लेके 0.8, यहाँ पर ये क्या है 0.8 से लेके
2.1. दिस इज द हाई कार्बन स्टील. ठीक है, दिस इज द माइल्ड स्टील, दिस इज द मीडियम कार्बन स्टील एंड दिस इज द हाई कार्बन स्टील. ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, डक्टाइल है. क्यों डक्टाइल है, इसका रीजन क्या है, क्यों डक्टाइल है भाई? क्योंकि इन सब में क्या है, इन सब में क्या आ रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. इसमें भी क्या आ रहा है, यहाँ से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. इसमें भी क्या आ रहा है, यहाँ से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन. परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर किसी मटेरियल में है तो वो अभी भी डक्टाइल है. भले से ही, वर्डिंग पर ध्यान देना, भले से ही, ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट में, क्या भले से ही कार्बन परसेंटेज बढ़ने पर, कार्बन परसेंटेज बढ़ने पर क्या हो रहा है, डक्टिलिटी कम हो रही है. डक्टिलिटी का चेक कैसे होता है कि कौन सी चीज हमारी वायर फॉर्म में ज्यादा दूर तक बन रही है बिना टूटे. तो कौन सी चीज ज्यादा दूर तक बन रही है, ये वाली है ना, लो कार्बन स्टील. मीडियम उससे कम पर बन रही है, फिर टूट गई है. फिर हाई कार्बन और कम पर बन रही है, वो टूट रही है. तो परसेंटेज एलोंगेशन हमारा डक्टिलिटी को दिखाता है, परसेंटेज एलोंगेशन. तो परसेंटेज एलोंगेशन इसमें माइल्ड स्टील सबसे ज्यादा, फिर लो में, फिर मीडियम में, फिर हाई में. इसका मतलब डक्टिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज. तो कार्बन परसेंटेज बढ़ने पर क्या हो रही है, डक्टिलिटी डिक्रीज. तो हम क्या कह सकते हैं, डक्टिलिटी अगर डिक्रीज है, ठीक है, और साथ ही एक चीज और है, तो ब्रिटलनेस क्या है, ब्रिटलनेस बोल रहा हूं, ब्रिटल बोल नहीं रहा इसे, ब्रिटलनेस इंक्रीज. और जहां हम देखते हैं मटेरियल में अगर ब्रिटल मटेरियल की तरफ बनता जा रहा है मटेरियल, तो उसमें हार्डनेस भी क्या होती है, बढ़ती है, हार्डनेस. और जहां मटेरियल में डक्टिलिटी बढ़ती है, वहां मटेरियल में सॉफ्टनेस बढ़ती है. थोड़ा याद रखना, जहां मटेरियल में डक्टिलिटी बढ़ती है, ये चीज याद रखना, ठीक है. ये सोम में मैंने समझा रखे हैं अच्छे से, ठीक है. तो इस चीज को बस थोड़ा यहाँ कर लेता हूं मैं, डक्टिलिटी से रिलेट करना किसको, सॉफ्टनेस को, है ना, और ब्रिटलनेस से रिलेट करना हार्डनेस को. ये एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, है ना, गलती मत करना. सो में समझा रखा है, दोनों चीजें अलग अलग हैं. सॉफ्टनेस क्या है हमारी, टफनेस कहां तक, मतलब एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कहां तक, ब्रेकिंग तक, फ्रैक्चर तक. ठीक है, तो वो डक्टिलिटी से अलग है. ठीक है, बट हाँ आप कह सकते हो कि क्योंकि एरिया बढ़ रहा है तो टफनेस बढ़ रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं. तो डक्टिलिटी में क्या होगा, परसेंटेज एरिया मतलब परसेंटेज एलोंगेशन बढ़ रही है, तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बट हाँ इनडायरेक्टली आप सोच सकते हो ऐसा, कि जैसे जैसे मेरी सॉफ्टनेस का मतलब क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जितनी ज्यादा, है ना. सॉफ्टनेस में से कुछ समझ में आ रहा है, स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकता है एनर्जी बिना फेल हुए, बिना डिफॉर्म हुए नहीं, गलती मत करना, डिफॉर्म तो होगा बट फेल नहीं होगा. स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर, मैं एग्जांपल लेके क्या करता हूँ, मड ब्लॉक, एक मड ब्लॉक का एग्जांपल मैंने सोम में भी लिया हुआ था. ठीक है, तो उस पर क्या करोगे, सॉरी उस पर क्या करोगे, हथौड़े मारोगे, हथौड़े मारोगे, वो ब्रेक नहीं होगा, क्या होगा, डिफॉर्म होगा. तो एनर्जी जितनी ज्यादा वो एब्जॉर्ब कर सकेगी. जबकि टाइल्स क्या होंगी, टाइल पर एक मारोगे वो डिफॉर्म हो जाएगी, जबकि उसकी हार्डनेस क्या थी, ज्यादा थी. तो इसीलिए क्या होता है, जहां हार्डनेस ज्यादा वहां ब्रिटलनेस ज्यादा, जहां सॉफ्टनेस या टफनेस, सॉफ्टनेस को बेसिकली हम बोलते हैं टफनेस, या बेसिकली डिफॉर्म होने मतलब एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इन डिफॉर्मेशन, है ना. डिफॉर्मेशन होना चाहिए मटेरियल में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रेजिलियंस स्प्रिंग की बात नहीं कर रहा. ठीक है, इलास्टिसिटी के अंदर की बात नहीं कर रहा, मैं डिफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ. क्लियर है. ठीक है, तो ये जो चीज थी, ये हमने स्ट्रेस कर्व को वहां पर पढ़ा हुआ था सोम में. तो मैंने कल बोला भी था कि इसे थोड़ा सा पढ़ के आ जाना. तो मुझे बस मेन चीज ये थी, ये जो कार्बन परसेंटेज है ना क्या कर रही है, बस इस चीज को बताना है थोड़ा. ठीक है, अभी क्या है कि कार्बन परसेंटेज चेंज करके आप क्या कर सकते हो, हम वहीं पर उसी कहानी पर चल रहे हैं. अब आपने क्या देख लिया, कार्बन परसेंटेज अगर चेंज करें तो मटेरियल में क्या होंगी, प्रॉपर्टी में चेंजेस आएंगे. कौन सी प्रॉपर्टी, मटेरियल हमारा डक्टाइल बनेगा, मटेरियल हमारा हार्ड बन सकता है, मटेरियल हमारा ब्रिटल बन सकता है, मटेरियल हमारा ये आपका टफर बन सकता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी कार्बन परसेंटेज के ऊपर डिपेंड कर रही हैं. तो कार्बन परसेंटेज हम कितनी डाल रहे हैं वो हमारी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्रॉपर्टी कैसी चाहिए. तो अलोइंग जो आप कर रहे हो वो कार्बन परसेंटेज के बेसिस पर हो रही है. इसका मतलब मेन चीज क्या है, इसमें आयरन नहीं है, आयरन तो बहुत ही सारा है, आयरन से प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, ध्यान दो इस चीज को. आयरन की प्रॉपर्टी नहीं होती है ये, अब थोड़ा समझ रहे हो. आयरन की प्रॉपर्टी नहीं है, किसकी प्रॉपर्टी है, जो आपने कार्बन डोप कराया ना उसकी वजह से जो मटेरियल की प्रॉपर्टी आ रही है. ठीक है, क्लियर है. जिसे आप कहते हो डक्टाइल है, आपका माइल्ड स्टील डक्टाइल है, अरे डक्टाइल तो हमारा आयरन था ही पहले से. तो फिर वर्ड कार्बन स्टील, कार्बन परसेंटेज बढ़ाने पर आपने डक्टाइल क्यों बोला, क्योंकि भाई रोट आयरन क्या है, रोट आयरन क्या है, प्योर आयरन. रोट आयरन हमारा 99.99% रखता है. ठीक है, आयरन. ठीक है, तो ये चीज क्या है, मेटलर्जी में आती है. बट रोट आयरन हमारा मतलब हम मान लेते हैं कि वो प्योर आयरन की तरह है. ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर कार्बन परसेंटेज की डोपिंग करते हैं, जिससे और ज्यादा प्रॉपर्टी उसकी चले.
एक्चुअली जो रोट आयरन होता है वो मैलिएबल बहुत अच्छा होता है, बट डक्टाइल अच्छा नहीं होता, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, अब मैं चलो 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 अपनी अपनी स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं, वहां से आपको मैं रोट आयरन वगैरह के बारे में भी बताता रहूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, माइंड में आ गई ना ये चीजें, थोड़ी थोड़ी सेट हो गई। चलो फिर अभी आपके पास क्या है, ये पहले आइडियल चीजें लेके चलेंगे। ठीक है, ये सब चीजें आती हैं जितनी अब पढ़ा रहा हूँ यहाँ से, जितनी यहाँ से पढ़ा रहा हूँ सब चीजें आती हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी वाली चीजें नहीं थी, वो भी आती हैं वो, बट मेरे सोम के हिसाब से आती हैं। ठीक है, कार्बन परसेंटेज वाली। अभी क्या है देखो, यहाँ पर ये क्या है, सारे के सारे आयरन एटम्स, और आयरन एटम्स क्या है, बिल्कुल इक्वली अरेंज। ये क्या हो गया मेरा आइडियल, है ना। अगर ये फिगर मेरा पूरी बॉडी में रहे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फिगर आइडियल या नहीं। क्लियर है, ये क्या हो गया, एक आइडियल कंपोजिशन। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि ये जो आइडियल कंपोजिशन है ये क्या है, प्योर आयरन, कोई भी एटम किसी और चीज का नहीं है, कोई भी यहाँ पर डिफेक्ट वगैरह में कोई भी चीज दूसरा मटेरियल बढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ये प्योर आयरन। क्या प्योर आयरन रियल में एग्जिस्ट करेगा, नहीं, बट आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा ये जो अरेंजमेंट है, अगर मैं देखो दुनिया सोचना और उसका आंसर गेट में पूछा जाता है, क्या करें। देखो क्या है कि ये जो प्योर आयरन है, मान लीजिए कि आपके पास ये किसका है, आयरन का है, और ये प्योर आयरन बोल रहा हूँ। ठीक है, प्योर आयरन, इस प्योर आयरन का इस रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैसा कॉम्पोजिशन होगा। कैसा कॉम्पोजिशन मतलब कैसी इसकी यूनिट सेल बैठी होंगी, ये वाली। ये तो 2D दिखा रहा हूँ, 3D में कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट होगा। कल वाले अरेंजमेंट याद है ना। ठीक है, तो 3D में कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होगा, क्या वो हमेशा क्यूबिक हो सकता है, नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, याद है ना, कल हेक्सागोनल भी हो सकता है। ठीक है, और रही बात क्यूबिक का, दूसरा रूप हो सकता है। क्यूबिक का मतलब हो जाता है ए बी सी बराबर अल्फा बीटा बराबर 90 के। ठीक है, वो क्यूबिक था। मैंने 7 चीजें बताई कल, 14 चीजें कंप्लीट की ब्रेविस लैटिस में, तो उसके बाद आपको वर्डिंग समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कि ये वाली जो चीजें हैं जरूरी नहीं है कि हमेशा कैसी हो, सेम एरिया सेम ए के बराबर हो। ठीक है, इनके एज अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, बट हम क्या देखते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट में ये देखते हैं, अब जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, वैसा ही आयरन को मानना। हम क्या देखते हैं कि जो 14 थे ना, उन 14 में से क्यूबिक वाला ही इस आयरन में होता है। पहली चीज ये क्लियर करो, जो 14 थे उन 14 में से ये जो है ये किसका बना होगा रूम टेम्परेचर पे, क्यूबिक वाले का, ना कि टेट्रागोनल। ठीक है, ये किसका बना है, क्यूबिक वाले का। अभी मैंने कौन सा वाला लेके चला, अभी अभी प्योर आयरन। गलती मत कर देना, क्योंकि आगे फिर और भी चीजें आएंगी। ठीक है, तो अभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, अभी से क्या करना है, प्योर आयरन मानना है। ठीक है, अरेंजमेंट एकदम एकदम स्मूथ है। उस स्मूथ अरेंजमेंट में क्या लेके चलना है, क्यूबिक यूनिट सेल कैसी लेके चलनी है, क्यूबिक। और कैसी क्यूबिक, अब क्यूबिक के भी 3 टाइप, सिंपल है, बॉडी सेंटर्ड है, या एफसीसी है। ठीक है, तो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस पर जो मेरा आयरन होता है वो होता है बीसीसी। क्या होता है, बीसीसी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर जो ये वाली चीज आएगी वो कैसे आएगी, बीसीसी। बीसीसी का कॉम्बिनेशन अगर देखोगे तो कैसा दिखना चाहिए आपको, कि ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट ऐसा ना हो कि इसके बीच बीच में भी आयरन के एटम्स होंगे, ऐसे करके। समझ रहे हो, समझे या नहीं ये वाली चीज, है ना। क्योंकि कल हमने ये अरेंजमेंट देखेंगे ना, 3D में भी देखे थे, वीडियो में भी, कि ये अरेंजमेंट फिर ऐसे होंगे। जब बॉडी सेंटर्ड होगा तो एक लेयर, उसके ऊपर ये वाली लेयर, फिर ये वाली लेयर, फिर ये वाली लेयर, तो ऐसे आएगा। तो ये क्या हो गया, अगर मैं इस चीज को अब लेके चला तो ये बीसीसी बन के आ रहा है, देखो ऐसे सेंटर के अंदर। ठीक, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब रूम टेम्परेचर पर है, जो इसका ये वाला फेज है, इसको बोलते हैं हम, याद रखना, रूम टेम्परेचर। अभी समझ में आ जाएगा मैं रूम टेम्परेचर बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रूम टेम्परेचर से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि रूम टेम्परेचर पर आयरन की फॉर्म क्या होती है। तो आयरन कौन सा है, ये प्योर आयरन, इसमें कोई भी कार्बन है क्या ना, तो इसका नाम होता है अल्फा आयरन। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा आयरन। कहीं से भी पढ़ोगे आपको ना एक चीज कंफ्यूज करेगी। ठीक है, इसे हम फेराइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फेराइट। आपने शायद नाम सुनेंगे, ऑस्टेनाइट, फेराइट, नहीं सुने हैं ना, हाँ, इसे फेराइट बोल देते हैं। फेराइट ये नहीं होता, थोड़ा ध्यान देना, बुक्स में भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, फेराइट ये नहीं होता। फेराइट क्या है, फेराइट क्या है, जब आपने कार्बन को डोप करा दिया। अभी क्या किसकी कहानी लेके चल रहा हूँ, प्योर आयरन की। तो प्योर आयरन का ही फॉर्म होता है क्या, अल्फा आयरन। जबकि अल्फा आयरन को कहीं कहीं बुक्स में भी ये लिखा होता है क्या, कि ये फेराइट है।
ठीक है, बट ये फेराइट नहीं है। फेराइट क्या है, जब कार्बन की डोपिंग करा दूंगा। तो अभी कार्बन की डोपिंग तो मैंने बताई नहीं, तो ये क्या है हमारा अल्फा आयरन। ठीक है, तो वो बुक्स में ना लिख देते हैं फेराइट अल्फा आयरन, ठीक है, बट कहीं और आंसर में और जो फेज डायग्राम होता है वो सही बनाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि अल्फा ये रहा, गामा ये रहा, डेल्टा ये रहा, तो दिखाते हैं उसमें, ठीक है, बट गलती यहाँ पर करते हैं वो अपनी वर्डिंग में, तो प्लीज उस पर ध्यान मत देना। ठीक है, तो अभी जो रूम टेम्परेचर है उस पर क्या है, प्योर आयरन अल्फा आयरन। ठीक है, अब मैंने इसे गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, कहां तक लेके गए, कहां तक लेके गए, ध्यान ध्यान से सुनो, कहां तक लेके गए, 768 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये जो आयरन होता है कौन सा, रूम टेम्परेचर पर, अभी प्योर आयरन की बात कर रहा हूं, अभी कार्बन की मैंने डोपिंग ही नहीं कराई। ठीक है, और ये चीज पूरी डायरेक्टली चल रही है गेट से। ये वाली जो चीज है 768, क्या देखा मैंने, ये जो आयरन होता है, अगर प्योर आयरन है, आप स्टील को भूल ही जाओ, प्योर आयरन है, आपके वर्ड में है ऐसा मान लेते हैं, क्या इस पर अगर इलेक्ट्रिसिटी सॉरी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करोगे तो क्या ये मैग्नेटिक है रूम टेम्परेचर पर? भाई रूम टेम्परेचर आयरन मैग्नेटिक होता है ना, रूम टेम्परेचर पर मैग्नेटाइजेशन हो सकता है उसमें, रूम टेम्परेचर मैग्नेटाइजेशन, ऐसा तो पढ़ा है ना आपने, ऐसा सोचा है, फील किया है बचपन से, कुछ ना कुछ तो आयरन के बारे में सोचा होगा ना, मैग्नेट बचपन में खेली होंगी, ठीक है, उसमें आयरन आके चिपकता है, रूम टेम्परेचर ही तो है वो, है ना, 27 25 इसके आसपास ही तो रहता था। ठीक है, तो अब ये बताइए यहाँ 768 जो मैंने लिखा है, ये एक वो टेम्परेचर है जिसके बाद प्योर आयरन, वर्ड में जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, प्योर आयरन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्योर आयरन का जो अल्फा आयरन का फेज है वो किसमें कन्वर्ट होता है, रहता वो अल्फा आयरन में, यहाँ कंफ्यूजन आती है, रहता वो अल्फा आयरन में है, बट उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो खत्म हो जाता है क्यूरी टेम्परेचर। बहुत बढ़िया, ये जो अल्फा आयरन है देखो, फेज अल्फा आयरन ही रही, फेज क्या रही, अल्फा आयरन ही, बट ये जो अल्फा आयरन है जब ये 768 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा, जब ये 768 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ, अल्फा आयरन में ही रहेगा, समझ रहे हो, अल्फा आयरन फेज में अल्फा आयरन में ही रहा, बट जो ये मैग्नेटिक था, ठीक है, जो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो अब किसमें कन्वर्ट हो गई, नॉन मैग्नेटिक में। तो ये अभी फेज तो बॉडी सेंटर्ड ही है, समझ रहे हो, यहाँ पर क्या होगा, बीसीसी ही होगा अभी भी, यहाँ पर क्या होगा, बीसीसी ही होगा अभी भी। बात थोड़ी सी क्लियर हो रही है, दोनों अभी भी क्या है, बीसीसी एंड बीसीसी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं ना। अभी क्या, इसे अभी और गर्म कर रहे हैं, इसी आयरन को अभी और गर्म कर रहे हैं, कहां तक पहुंच गए, 768 पर पहुंच गए, इसको हम क्या टेम्परेचर बोलते हैं, जहां पर हमारी मैग्नेटिज्म लॉस हो जाए, जहां तक हमारी मैग्नेटिज्म लॉस हो जाए वहां पर हम इस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर, 768 ही याद रखना, ये कंफ्यूज करेगा 723 से आपको आगे, 723 नहीं है ये 768 है जहां मैग्नेटिज्म को देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए तो जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें होती है ना आयरन कार्बन डायग्राम में, वो मैं शुरू से ही लेके चल रहा हूँ, तो कभी आयरन कार्बन डायग्राम रटना नहीं पड़ेगा, आप जब माइंड में लेके चलोगे ना तो ये तो प्योर आयरन है ना, जबकि उसमें क्या है, आयरन एंड कार्बन की मिक्सिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, एक अब रेंज आ जाती है 910 डिग्री सेंटीग्रेड की। ये 910 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, जब आप 768 से और ऊपर लेके गए, और ऊपर लेके गए, तो नॉन मैग्नेटिज्म तो आ चुका है, तो नॉन मैग्नेटिज्म तो रहेगा ही, अब चलता रहेगा, है ना, उसके अब टेंशन नहीं है। अब क्या है, 910 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ये अल्फा आयरन था, जो बीसीसी स्ट्रक्चर था, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एफसीसी, वो कन्वर्ट हो जाता है एफसीसी में। सो ये बीसीसी जो है, मतलब जो अल्फा आयरन है मेरा बीसीसी वाला, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गामा आयरन में। इसे क्या बोलते हैं, गामा आयरन। जनरली क्या होता है माइंड में स्टूडेंट के, अल्फा के बाद बीटा आता है, बीटा आयरन कोई आयरन होता ही नहीं है, याद रखना, बीटा आयरन कोई आयरन नहीं है, बीटा नहीं। ठीक है, याद रखना है, सीधा क्या है, गामा आयरन। अब यार ये मत पूछना ये अल्फा गामा ही क्यों रखा, ठीक है, ये भाई पुराने साइंटिस्टों ने रखा था, उनकी हेडेक थी ये हमारी नहीं, हमें तो सिर्फ पढ़ना है कि नहीं। तो गामा आयरन हुआ, गामा आयरन ये क्या है, ये अल्फा आयरन एंड दिस इज द गामा आयरन। गामा आयरन की इसकी फेज क्या होगी, एफसीसी। ठीक है, ये फेज हो गई एफसीसी। अब फिर से इसे और गर्म किया, 910 के बाद और गर्म किया, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कहां तक पहुंच गए, गामा आयरन के बाद कहां तक पहुंच गए, हम पहुंचे यहाँ पर अराउंड 1490। ठीक है, अराउंड 1400। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ गया भाई,
सर 1395, ठीक है 1395, क्या हुआ, क्या हुआ रे? डार्क मैटर कौन सा आ गया भाई? ठीक है 1390 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है 1390 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हुआ, ये जो गामा आयरन था ये किसमें कन्वर्ट हो गया, फिर से किसमें, ये जो एफसीसी था वो फिर से कन्वर्ट हो गया किसमें, बीसीसी में। बट उस बीसीसी को अब अल्फा आयरन नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं डेल्टा आयरन, ठीक है उसको बोलेंगे डेल्टा आयरन। ये जो गामा आयरन है ये कन्वर्ट हो रहा है डेल्टा आयरन में, एफसीसी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बीसीसी में, ठीक है ठीक है। गामा आयरन फिर से डेल्टा आयरन मतलब एफसीसी फिर से बीसीसी, और यहाँ क्या चीज है, यहाँ है डेल्टा आयरन है, अल्फा आयरन में फिर डिफरेंस क्या है, अल्फा आयरन है लो टेम्परेचर में जबकि डेल्टा आयरन है हाई टेम्परेचर में, ये याद रखना। क्योंकि दोनों की फेज क्या है, दोनों की फेज क्या है, दोनों की फेज सेम, बट अब एक गलती मत करना, फेज अगर सेम है, फेज अगर सेम है तो अभी मैं ये चीज समझाऊंगा कि कार्बन परसेंट कैसे आ रही है, डेंसिटी क्या होगी, फेज दोनों की सेम है ना, पहले अपने माइंड में थोड़ा स्ट्रक्चर भी तो लेके आओ, फेज सेम है, आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है बीसीसी बैठे हुए हैं, इस वाली चीज में वो बीसीसी कैसे बैठे होंगे, क्लोज्ड होंगे या नहीं, पास पास होंगे, जबकि इसमें क्या होंगे, दूर दूर। तो अब बताओ थोड़ा सा यहाँ से अगर हिंट ले सको, कार्बन परसेंटेज मैक्सिमम इस वाले में ज्यादा बढ़ेगी, मतलब इसमें हम कार्बन परसेंटेज ज्यादा डाल सकते हैं, इसमें ज्यादा डाल सकते हैं, सोचो हाई टेम्परेचर क्यों, हाई टेम्परेचर में क्यों, क्योंकि स्पेस ज्यादा है तो कार्बन के एटम्स आ जाएंगे ज्यादा, ठीक है। अभी यही चीजें तो आपको वहां समझ में आएंगी जो मैं आयरन कार्बन फेज डायग्राम बनाऊंगा कि वो चीजें आगे चलती क्यों है, ठीक है। चलो तो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि की पॉइंट्स होते हैं आपको याद रखने के, ठीक है। तो ये बना लिया, ठीक है ये हो गया यहाँ तक। इस चीज को जो मैं समझा रहा हूँ इसको बोलते हैं एलोट्रोपी ऑफ द आयरन, क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी ऑफ द आयरन। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो इजीली, जो मैंने यहाँ पर ये दिखाया हुआ है इस फिगर में, उससे आप डायरेक्टली समझते हो क्या। और उसके बाद जो ये टेम्परेचर है आपका 1539, उसके बाद चला जाता है लिक्विड, ठीक है। कहीं कहीं देखो 1400 है, कहीं कहीं 1395 है, कहीं 1390 है, ठीक है। तो इसको अप्रोक्स में याद रखना कि जो हमारे डेल्टा आयरन होता है वो 1400 के आसपास बनता है, ठीक, कहीं कहीं 1410 भी लिखा रहता है, ठीक है। चलो देखो तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या हुआ, जैसे एक होता है ना एलोट्रोपिक को, अगर ऐसे समझोगे आप, एलोट्रोपिक को ऐसे समझो, ये क्या है एलोट्रोपी, एलोट्रोपी। अगर मैं एलोट्रोपी ऑफ वाटर की बात करूं तो एलोट्रोपी ऑफ वाटर मतलब H2O क्या होती है, क्या होती है, टाइम टेम्परेचर, ठीक है। फेज चेंज होती है या नहीं होती है, कैसे कैसे, वाटर को गर्म करो, कहाँ से, आइस के हिसाब से लेके आओ -25 से, तो ये डेंसिटी बढ़ेगी, उसके बाद 4 डिग्री वाला हिसाब खत्म कर दो थोड़ा सा, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाते 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 वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। उसके बाद क्या होगा, उसकी फेज चेंज होगी, टाइम लगेगा, ये टाइम का है कि नहीं, डेंसिटी का इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि डेंसिटी तो इधर उधर फंसेगी उसमें वाटर में, है ना। तो ये टाइम का है, तो उसके बाद क्या हुआ, ये वाली जो चीज है ये टाइम के साथ में क्या हुआ कि ये अपना फेज चेंज कर रही है ना, ऐसे सोचो फेज चेंज कर रही है। उसके बाद क्या हुआ, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चल रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा ना इस लाइन में, है ना। फेज चेंज होती है तो लेटेंट हीट जाती है, अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ता, मैंने टाइम के हिसाब से सोचा, मैं डेंसिटी के हिसाब से नहीं तो फंसोगे फिर, ठीक है। अभी क्या है, ये चीज क्या हो गई, अब आगे लेके चलो, तो अब क्या होगा, टाइम धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। जब आप गर्म करोगे उसे वो टाइम धीरे धीरे बढ़ेगा, बट टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो कहाँ पहुंचेगा ये कौन सी फेज है, लिक्विड, ये वाली फेज हो गई लिक्विड, कहाँ तक पहुंचेगा ये मान लीजिए ये वाली थी सॉलिड, ठीक है, ये हो गई लिक्विड, ये क्या है फेज चेंज, ठीक है। अब लिक्विड कहाँ तक पहुंचा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर से फेज चेंज हुई, है ना, फिर से टाइम गया, फेज चेंज हुई तो टाइम गया, टाइम गया, उसके बाद फिर से 100 के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में, ठीक है। तो ये आगे जा रहा है, मान लीजिए 125 150 जो भी आप लेके चले, ठीक है। तो ये ही तो आपने कभी पढ़ा था, याद करो, कभी तो पढ़ा था ऐसा, ठीक है, अपने स्कूल टाइम में, है ना, और थर्मो में पढ़ा होगा अभी, सही बात है, ठीक है। तो एलोट्रोपी जो है इसको कहते हैं एलोट्रोपी। तो अब ये किसकी है, वाटर की, और ये वाली किसकी हो गई, हमारी आयरन की, ठीक है। तो आप चाहे तो इस चीज को ऐसे लेके चल लो कि पहले से हमारे पास लिक्विड है उसे सोलिडिफाई कर रहे हो, ठीक है,
ये इस तरह से हो गया। नहीं तो अपने माइंड में जैसा भी मैंने समझाया, टाइम को उल्टी डायरेक्शन में ले लो। तो आप चलो जरा यहाँ से लेके चलें, गर्म करते हुए चलें, तो क्या होगा, धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं तो अल्फा आयरन है, देखो ये अल्फा आयरन है, ठीक है, चलो इसमें यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है अल्फा आयरन, तो अल्फा आयरन याद रखना, फेराइट नहीं, ठीक है। प्योर आयरन कहाँ तक गया, यहाँ तक, ठीक है। रूम टेम्परेचर देखो यही तो होगा कहीं, है ना, रूम टेम्परेचर यही होगा। तो यहाँ से जो ये वाली चीज है ये क्या है, 768 क्यूरी टेम्परेचर, दिस इज दी क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद फेज सेम रही, बट बीसीसी बीसीसी रहा, बट मैग्नेटिज्म हमारा खत्म हो गया, नॉन मैग्नेटिक हो गया। उसके बाद क्या देखा, फेज हमारी चेंज हो रही है, कहां से, 910 से, 910 से फेज चेंज हो रही है। अल्फा आयरन किस में कन्वर्ट हो रहा है, गामा आयरन में, एफसीसी में। उसके बाद एफसीसी किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1410 या 1390 या 1395, सारी लिख देता हूँ, ये 1410, ये सारे टेम्परेचर कहीं पर भी किसी भी बुक में आपको अलग अलग दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज है, इसके बाद में क्या हो गया, डेल्टा आयरन आना शुरू हो गया, तो बीसीसी हो गया। फिर बीसीसी ये कहां तक रहा, ये रहा यहाँ तक 1539 तक, और 1539 है 1540 भी लिखा रहता है ये। तो 1539 से 40 के बाद में कौन सी फेज आ गई, लिक्विड। अब वो नहीं बचा क्रिस्टल्स, अब क्या हो गई, लिक्विड। तो लिक्विड की कोई फेज होगी बीसीसी एफसीसी, नहीं है कि नहीं, लिक्विड है ना वो तो हमारा सॉलिड है ही नहीं, जिसमें मैंने कल से समझाने पे लग रहा हूँ, वो सॉलिड है ही नहीं, वो क्या हो गया, लिक्विड। तो लिक्विड की कोई फेज होगी नहीं, ठीक है, वो लिक्विड है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये जो लेटिस जो आपके माइंड में चल रही है ना, ये ब्रेविस लेटिस, ये सब के सब किसमें, सॉलिड में, ये लिक्विड में नहीं है ना, गैसेस में है ये, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया, एलोट्रोपिक क्लियर हो गई। कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन आएगा, गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे, ठीक है, कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, अल्फा आयरन से क्या कन्वर्ट होता है, कितने टेम्परेचर पर क्या चीज होती है, क्यूरी टेम्परेचर भी डायरेक्टली आता है। तो मैंने अब ये वाली चीजें देखो, इस वाले फिगर में क्या दिख जाएंगी, वो चीजें आपने शेप में, कि पहले यहाँ से यहाँ तक क्या चला, बीसीसी, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एफसीसी, फिर उसके बाद बीसीसी, देन लिक्विड हो गया, ठीक है। लिक्विड की अगर फेज की बात की जाए तो फेज कौन सी होगी, अगर उसको हम नाम बोल दें तो नाम में कौन सा होगा, मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, वो उसके नाम क्या बोल सकते हो, उसको नाम क्या बोल सकते हो। कल मैं एक वर्ड नाम बोला था, उसके नाम की अमोर्फस, क्यों, क्योंकि उसके कोई अरेंजमेंट ही नहीं रहेगा, है ना, ग्रेन्स का कोई अरेंजमेंट ही नहीं रहेगा, तो वो क्या हो गया, अमोर्फस, ठीक है। बट वो अमोर्फस लिक्विड कहलाएगा, सॉलिड नहीं, ठीक है। चलो, उसके बाद यहाँ से आप 3D देख सकते हो इन चीजों का, है ना, मैंने हर एक डायग्राम ले रखा है, इससे माइंड में सेट हो जाए। ये क्या हो गया हमारा, देखो अब यहाँ गड़बड़ हो गया, देखो ये चीज, इस फिगर में ये चीज गलत है, मैंने आपसे बोला ना कि ये चीजें आपकी गलत लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये भी गूगल इमेज है, ऑब्वियस है, ठीक है। तो उसमें ये वाली चीजें गलत हैं, ये फेराइट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्फा आयरन है, ठीक है। बात क्लियर है, चलो। सीमेंटाइट वगैरह की बात अभी आगे करूंगा, सीमेंटाइट ऐसा नहीं होता, सीमेंटाइट कुछ अलग ही चीज है। एलोट्रोपी ऑफ प्योर आयरन दिख रहा है ये सब कुछ, ठीक है। देखो प्योर आयरन वर्ड लिख रखा है, मैंने बोला ना अभी छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि ये गूगल इमेजेस हैं, ऑब्वियस है, ठीक है। तो गूगल इमेजेस पर ये चीजें क्या दिखी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बंदे ने लिखा तो है तो गलत, ठीक है। अब या तो मैं इसके ऊपर पट्टी लगा देता या फिर यहीं पर बता दूं, ठीक है, खत्म। तो ये क्या है, ये प्योर आयरन है, तो प्योर आयरन को आप फेराइट या ऑस्टेनाइट वगैरह नहीं बोलोगे, ठीक है। इनको अल्फा आयरन या फिर गामा आयरन या डेल्टा आयरन ही बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर है, चलो। तो हाँ भाई, अब छोटे छोटे अरेंजमेंट है हमारे कार्बन के, क्योंकि अब हमें क्या करना है, हमें कार्बन को डोप कराना है। अभी तक इतना समझ में आ गया, अभी तक इतना समझ में आ गया कि आयरन क्या होता है, प्योर है हमारे पास थ्योरेटिकली, उसमें क्या करोगे, आप कार्बन को डोप कराओगे। तो कार्बन डोप कहाँ होगा, कैसा उसका अरेंजमेंट आएगा, वो फील करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ आपको कुछ कार्बन के कुछ अपने जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगे कि ये कार्बन का क्या है, ये डायमंड शेप हो गया, ये कार्बन का क्या होगा, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। तो इनके अलग अलग अरेंजमेंट भी होते हैं कार्बन के, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। ये सिर्फ कार्बन की बात हो रही है, जैसे अभी आयरन के अरेंजमेंट की बात हुई, ऐसे ही कार्बन के अरेंजमेंट की बात होगी। मतलब आपको दिख रहा है कि कार्बन भी अपना कुछ ना कुछ अरेंजमेंट बना सकते हैं। अगर वो प्योर कार्बन है तो प्योर कार्बन का एक डायमंड भी बनता है, और प्योर कार्बन के अरेंजमेंट का एक ग्रेफाइट भी बनता है, आपने पढ़ा होगा ये चीजें, कि डायमंड की कंडक्टिविटी एंड ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। ग्रेफाइट हमारा इंसुलेटर होता है, ग्रेफाइट हमारा कंडक्टर होता है, किस चीज का, थर्मल का या इलेक्ट्रिकल का, ग्रेफाइट हमारा थर्मल का कंडक्टिव होता है या इलेक्ट्रिकल का, एंड डायमंड हमारा, ठीक है। ये जो चीजें है ना, एचएमटी में वैल्यूज याद रखना है इनकी। थर्मल में कितना होता है, 2300 2400, है ना। ये किसका है, ये इलेक्ट्रिकल है, थर्मल है, थर्मल। डायमंड की कंडक्टिविटी क्या होती है, काफी ज्यादा, ठीक है। ऐसे ही ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, इससे कम होती है,
ठीक है, तो उनकी वैल्यूज आपको HMT में फर्स्ट चैप्टर में लिखवा देंगे। ठीक है, चलो अब देखो ये अरेंजमेंट भी अपना वही हो गया कार्बन का। ठीक है, मेन है अरेंजमेंट ये वाला, अभी इसके बारे में आऊंगा। ठीक है, अभी इसके बारे में आऊंगा। चलो मैं इन चीजों को अब यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ इस जगह से। देखो अभी आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, जो मैं आगे फिगर बना रहा हूँ, ये किसका फिगर है, जितना अभी मैं आपके माइंड में लेके आया, क्या ये है एक प्योर आयरन का एक छोटा सा लेटिस। प्योर आयरन माइंड में सेट है, छोटा सा लेटिस माइंड में सेट हो गया। ये लेटिस पर क्या बैठे हुए हैं, एटम्स। किसके एटम्स हैं ये, किसके एटम्स हैं ये, आयरन के। अब आपको देखो ये चीजें मैंने सेंटर पर दिखा, मतलब ये उनके सिर्फ पॉइंट्स दिखा दिए, एक्चुअल में आपके माइंड में चलना चाहिए वो बॉल्स है ना, जो एक दूसरे को टच कर रही होंगी। तीसरी चीज क्या होगी, एक बीच में सेंटर पर, थोड़ा फील हो रहा है ये सेंटर पर। अब वही कल वाले फिगर वीडियो वाले याद करो, वीडियो वाले याद करो तो कैसा दिखेगा ये कुछ, वही ना, थोड़ा 3D बनाना टफ पड़ता है ऑब्वियस है। ठीक है, बट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज हमारी ऐसे दिख रही होगी, ये चीज ऐसे दिख रही होगी, ये चीज सॉरी टच नहीं करेगी, इसे टच नहीं करेगी है ना, ये चीज ऐसे दिख रही होगी, ये चीज ऐसे दिख रही होगी, ये चीज ऐसे, ये चीज बैक साइड में ऐसे, ये चीज बैक साइड में ऐसे, ये चीज ऐसे। और बीच में क्या होगा, एक और मटेरियल होगा जो इन सबको टच कर रहा होगा। याद आ रहा है, BCC वाला। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर है, BCC हो गया। अब एक बात बताइएगा, इसमें कार्बन जब आएगा तो कहाँ बैठेगा, थोड़ा फील करोगे अगर यहाँ पर, वो वीडियो वाला फिगर याद करो और उसके हिसाब से यहाँ एटम लो, यहाँ यहाँ यहाँ, तो 8 में एटम ले लिए, बीच में एक यहाँ पर एटम हो गया। तो जगह कहाँ खाली बच रही है, इस जगह है ना, इस जगह खाली बच रही है थोड़ी सी। इधर से भी ये एटम आ रहा था ऐसे करके, इधर से भी ये वाला एटम आ रहा था, इसका ये वाला टच हो रहा था, कहीं यहाँ जगह खाली बच रही है। ऐसी आपको जगह खाली दिख रही होंगी, एक तो ये ऐसी, एक ये ऐसी, एक यहाँ, एक ऐसी यहाँ, 4 जगह ये होगी BCC में। ऐसी 5वीं वो यहाँ, ऐसी छठी ये वाली जगह दिख रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ पा रही, नहीं आ पा रही। फिगर से आ गया, समझ में नहीं आया। ठीक है, फिगर से जो नीचे वाले पार्ट हैं वो एक दिखेंगे और एक ऊपर वाले पार्ट हैं वो एक दिखेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। तो आपको जो ये खाली जगह दिख रही है वो किसकी जगहें हैं, वो हैं जो कार्बन है उसको डोप करने की जगह है। ठीक है, इसीलिए मैं अब मेथड्स में नहीं जा रहा कैसे डोप करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस डोप कर रहे हो तो कहाँ जाएगा वो, एक्चुअली वो जाता है डिफेक्ट्स में। ठीक है, एक्चुअली वो चीजें जाती हैं डिफेक्ट्स में। तो अभी फिलहाल हम उन चीजों को साइड कर देते हैं। वो क्या होंगी, वो हमारी जो कार्बन परसेंटेज आएंगी वो हमारी जो जगहें हैं, ठीक है, वहां जा रही हैं। ठीक है, फिलहाल के हिसाब से ऐसे मान के चलोगे। चलो अभी जो ये आपके पास है कार्बन, जब हमारे पास कार्बन का जो एटम है, वो कार्बन का एटम क्या करेगा, थोड़ा फील करना इस चीज को। वो कार्बन का एटम जब इन जगहों में आएगा, वो कार्बन का एटम जब इन जगहों में आएगा, ये जगहें जो भी हैं, ठीक है, जो भी आपको ये दिख रही हैं, जैसे ही वो यहाँ पर आएगा, अगर वो उस, मैं कार्बन की जगह अब क्या कर रहा हूँ, कोई एक्स एटम ले रहा हूं, अगर उसकी रेडियस इस जगह से छोटी होगी, अगर उसकी रेडियस इस जगह से छोटी होगी, तो क्या वो इसमें स्ट्रेनिंग करेगा, क्या वो इसमें स्ट्रेनिंग करेगा, नहीं। बट क्या करेगा वो, मटेरियल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऐसे नहीं सोचते हैं कि स्ट्रेनिंग नहीं होगी, कौन सी वाली स्ट्रेनिंग नहीं होगी, जो आपके मन में चलता है कंप्रेशन वाला, कंप्रेशन वाला नहीं होगा, बट वो क्या करेगा, वो हर जगह टेंशन क्रिएट करेगा। मटेरियल के अंदर क्या आ जाएगी, टेंशन। समझ में आ भी रहा है या नहीं कह रहा हूँ, देखो ये वाली चीज यहाँ से सोचो ऐसे करके, इसे 2D में दिखा रहा हूँ ऐसे, ये चीज ऐसे थी है ना, अभी BCC भूल जाओ है ना, थोड़ा इस चीज को थोड़ा फील कर लो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये गैप बन गया, इस गैप में आया, इस गैप की जो रेडियस थी उस रेडियस से छोटा मॉलिक्यूल आ गया, क्या वो इनको अट्रैक्ट नहीं करेगा अपनी तरफ, करेगा। क्या मटेरियल जब अट्रैक्ट होंगे तो क्या इनमें टेंशन नहीं आएगी, किन में टेंशन, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो कैसा फील होगा यहाँ पर कि इन पर क्या लग रही है, टेंशन, इसकी वजह से इन पर क्या लग रही है, टेंशन। थोड़ा फील करो, ये एटम एक दूसरे से अटैच है, ठीक है, बट ये अब इसके साथ भी तो अटैच होना चाहेंगे, क्योंकि ये बीच में आ गया और क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी एटम के साथ चल रहा है, तो अट्रैक्शन अट्रैक्शन, ठीक है। तो अट्रैक्शन का जो हमारे पास सेंस होगा उसकी वजह से क्या होगा, ये सारे के सारे मटेरियल इधर की तरफ आना चाहेंगे। मैं ये ग्रीन के लिए दिखा रहा हूँ, ग्रीन के लिए लाइन, ये लाइन किसके लिए है, ग्रीन के लिए, येलो के लिए नहीं। ये येलो पर दिख रही है आपको, बट येलो पर मत दिखाना, ठीक है। ये क्या है, ये ग्रीन की लाइन से, ग्रीन के इफेक्ट्स हैं। तो इस वाले एटम को क्या कर रहा है, ये वाला एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो मटेरियल के अंदर क्या आ गई, टेंशन।
इस वाले एटम में क्या हुआ, फील कैसा होगा, टेंशन होगा या नहीं होगा, थोड़ा सोचो, एटम को खींचो तो क्या करेगा वो, ये वाले एटम में टेंशन क्रिएट हुई, कंप्रेशन तो नहीं है, क्या है, टेंशन। तो मटेरियल में चाहे कैसे भी डोपिंग कराओ, कुछ ना कुछ स्ट्रेनिंग होती है, वो टेंशन है या कंप्रेशन है वो डिपेंड करता है मटेरियल की इस वाले कॉन्फ़िगरेशन पर। ठीक है, अब अगर मैं दूसरी चीज लूं, ये तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगी जो अब मैं बताऊंगा, क्या है, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि इसका उल्टा भी सोचो, आपने उल्टा नहीं सोचते, आप क्या सोचते हो, सिर्फ ये वाली चीज, अगर मैं इस रेडियस से ज्यादा बड़े रेडियस का डोप करा दूं, अब क्या करोगे आप, सीधा कंप्रेशन 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 कर दिया ना आपने। ठीक है, इस चीज को तो इजीली कर दोगे कि यार अगर मोटा इंसान है तो वो कैसे आए, समझ रहे हो ना इस चीज को, कि वो जो चीज है वो एक पूरी भीड़ में कैसे कैसे आए। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, दूसरों को कंप्रेस करते हो। बट अगर उसी जगह पर आप छोटा रख रहे हो तो, छोटा रख रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पर तो आपको अट्रैक्शन फील नहीं होगा, बट एटॉमिक लेवल पर तो अट्रैक्शन फील होगा ना, तो एटॉमिक अट्रैक्शन क्या होगा, वो उस चीज को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, बात क्लियर हो रही है, क्योंकि इस चीज को ये वाला एटम अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी वजह से ये वाला इस चीज को भी खींचेगा। तो क्या हो रहा है, जहां पर हमारा इस रेडियस से कम रेडियस वाला मटेरियल होगा तो वो क्या करेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा, तो टेंशन भी होगा और इस साइड में ऐसे में कंप्रेशन होगा। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ गया कुछ, ठीक, गुड। अभी मैंने आपसे बोला रोट आयरन जो होता है वो बहुत ज्यादा मैलिएबल होता है, ठीक है, डक्टाइल इतना ज्यादा नहीं होता जितना कि माइल्ड स्टील होता है, डक्टिलिटी लेस, बट माइल्ड स्टील की जो डक्टिलिटी होती है वो क्या होती है, माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी क्या होती है, ज्यादा। ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा यहां से फील होगा आपको, क्या मैंने आपसे बोला, कार्बन का एटम उस जगह जाता है, कार्बन जो होता है, ठीक है, जब वो इस जगह जाता है ना, क्या बोलते हैं, इस स्पेस में, ठीक है, तो कार्बन की जो रेडियस होती है वो इस वाली रेडियस से ज्यादा होती है, मतलब ये वाली कौन सी डोपिंग होती है, ऐसी वाली। तो जब वो ऐसी वाली डोपिंग होगी तो स्टार्टिंग में उसने जाके क्या कर दिया, मटेरियल को कंप्रेस, फील हो रहा है थोड़ा, मटेरियल को क्या कर दिया, कंप्रेस, समझ रहे हो, एटम्स को क्या कर रहा है वो, कंप्रेस। और अगर मटेरियल को कंप्रेस किया जा रहा है तो एक चीज वो थी, जब वो बिना कार्बन के एटम के साथ था तो वो था रोट आयरन, ठीक है, अप्रोक्स में मान लेके चलते हैं, रोट आयरन उसको खींच रहे थे, तो डक्टिलिटी क्या है उसकी, कम, परसेंटेज एलोंगेशन क्या रही थी, कम, एज कंपेयर टू, कम किससे, एज कंपेयर टू किससे, माइल्ड स्टील से, जिसमें आपने कार्बन परसेंटेज डाली और उन कार्बन परसेंटेज से आपको क्या दिखा कि उसमें जो है ये वाले जो पार्ट हैं उन पार्ट पर क्या हुआ, उन पार्ट पर क्या हुआ, कंप्रेशन, कंप्रेशन होगा तो आपकी ज्यादा स्ट्रेंथ तक वो लंबी खिंच जाएगी या नहीं है, खिंच जाएगी, क्योंकि किसी चीज में अगर कंप्रेशन पहले से ही आपने डाल दिया तो उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगा के उसे और लंबा खींच सकते हो। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है कि बिना ब्रेकिंग के वो और ज्यादा लेंथी चली गई, तो ये चीज किस में आई, माइल्ड स्टील में, कार्बन परसेंटेज बढ़ाने पर। अब आप कहोगे सर माइल्ड स्टील में अगर कार्बन परसेंटेज बढ़ाने पर चीजें ये इंक्रीज हो रही है, डक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ऐसा तो फिर कार्बन परसेंटेज और ज्यादा बढ़ाने पर डक्टिलिटी और ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, बट वहां केस आ जाता है किस चीज का, वहां केस आ जाता है जो ये चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये वाली जो चीजें बता रहा हूँ, ये वाली चीजें हमारी बहुत ही कम कार्बन को एक्सेप्ट करती हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना, ये वाली जो चीजें होती है ना ये बहुत ही कम कार्बन को एक्सेप्ट करती हैं। कार्बन जनरली जब आप डोप कराते हो तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है जहां पर ये एटम्स हैं ही नहीं, कौन से, आयरन के, जहां डिफेक्ट्स पड़े हुए हैं ना काफी सारे, ठीक है, कार्बन सबसे पहले वहां डोप होगा। थोड़ा फील करो, आपने डोप कराया किसमें, मान लीजिए ये मटेरियल था आपके पास, आपने डोप कराया, तो क्या ऐसे करते हो क्या कि एक कार्बन का एटम, नहीं नहीं मैं तो उस जगह जाकर डोप कराऊंगा, ऐसा कभी हो सकता है, नहीं। तो ये क्या है, नेचर पर डिपेंड कर रहा है इसकी। ठीक है, तो जहां डिफेक्ट है कार्बन परसेंटेज सबसे पहले कहां भागेगी, वहां पर। इसी से क्या बनती है, स्ट्रेचर्स स्ट्रेन, इस सोम में थोड़ा सा आइडिया दिया था, स्ट्रेचर स्ट्रेन, अगर आपने स्ट्रेच स्ट्रेन कर पढ़ा होगा तो सोम में। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं वो आ रही हैं किसके बेसिस पर, आपके जहां डिफेक्ट है वहां पर कार्बन मटेरियल जनरली पहुंचता है, और जो वहां नहीं पहुंचेगा, जो वहां नहीं पहुंचेगा मतलब जो एक्स्ट्रा हो गया, मतलब जो बहुत ज्यादा मटेरियल एक्स्ट्रा हो गया, तो वो कार्बन कहां पहुंचेगा, फिर ऐसी साइड पर। जब डिफेक्ट सारे फिल कर लिया आपने कार्बन के, तो फिर कहां जाएगा वो, ऐसी साइड पर। इसीलिए जब माइल्ड स्टील से हम कार्बन परसेंटेज और ज्यादा बढ़ाते हैं, और ज्यादा बढ़ाते हैं, तो फिर हमारी जो डक्टिलिटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ थोड़ा, ठीक, चलिए, इतना आसान नहीं है समझना, ठीक है, इतना आसान नहीं है, और मैं आपको ना थोड़ा वीडियो भी दिखाना चाह रहा था जिससे कि थोड़ा और अच्छे से ये क्लियर होता है। ये किसका डायग्राम है, अब थोड़ा इसके बारे में सोचो, ये किसका डायग्राम है,
कार्बन एंड आयरन का वो अरेंजमेंट, थोड़ा मेरी बात को फील करना, मैं जो बोल रहा हूँ, कार्बन एंड आयरन का वो अरेंजमेंट जो कि हमारा मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज उस स्ट्रक्चर के अंदर रखेगा। मैं क्या बोला समझे थोड़ा सा? मैंने कहा कि आयरन कार्बन का वो अरेंजमेंट जो कि मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज उस सेल के अंदर रखेगा जो ये चीज आपने बनाई है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सेल ही उसकी पेरेंट सेल है ना, ये जो चीजें है ना, ये जो चीजें हैं ये इमेजिनरी है। पेरेंट सेल कौन सी होगी? इस वाले मॉलिक्यूल से, इस वाले मॉलिक्यूल से, सॉरी एक सेकेंड, ये हो गई आपकी कहाँ गए भाई, ये वाले हमारे जो मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 एंड ये हो गए, देखो ये वाले होंगे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये क्या है हमारे 12 एटम्स, और ये वाले क्या है मेरे, जो ये वाले एटम्स हैं ये क्या है 4। आपने एक नाम सुना होगा, ये किसका रेशियो हो गया 4:12। ये किसका रेशियो है 4:12, ठीक है। 4:12 का मतलब क्या हो गया 1:3। 1:3 जो होगा वो आपने एक चीज ऐसी पढ़ी है क्या, ठीक है, Fe3C। तो आज के बाद इस Fe3C को कंपाउंड मत मानना। कंपाउंड हम किसे बोलते हैं? जिसमें रिएक्शंस हों। कंपाउंड याद है ना, जैसे CO2। CO2 क्या है? एक कंपाउंड है, एक मतलब रिएक्शंस हो रही हैं उनके बीच में, मॉलिक्यूल इसके इधर उधर भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे हैं, तभी तो वो CO2 बन के आ रहा है। Fe3C वो चीज नहीं है। Fe3C क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक अरेंजमेंट। Fe3C क्या है? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ द आयरन एंड कार्बन। किसके रेस्पेक्ट में? Fe3C, कार्बन परसेंटेज एंड आयरन परसेंटेज। तो आयरन परसेंटेज एंड कार्बन परसेंटेज, कार्बन परसेंटेज में क्या है मैक्सिमम, ठीक है, कार्बन परसेंटेज में मैक्सिमम 12 आयरन के इलेक्ट्रॉन में, आयरन के एटम्स में 4 कार्बन के एटम्स, 4 कार्बन के एटम्स। अगर ये अरेंजमेंट मेरा फुलफिल हो गया, ये अरेंजमेंट मेरा फुलफिल हुआ, उसके बाद ही वो दूसरे अरेंजमेंट बनाएंगे, ठीक है। ये इसे हम बोलते हैं Fe3C अरेंजमेंट। तो ऑब्वियसली ये जो आपके आयरन्स दिख रहे हैं, जो येलो कलर में आपको आयरन्स दिख रहे हैं, ठीक है, वो आयरन क्या हमारे इसी अरेंजमेंट में बैठे हैं ना? वो हमारा क्या बना रहे हैं? सिंपल क्यूबिक। थोड़ा फील करो, वो क्या बना रहे हैं? सिंपल क्यूबिक। वो सिंपल क्यूबिक बना रहे हैं, ठीक है, वो सिंपल क्यूबिक बना रहे हैं। बट इसमें अगर यहाँ कार्बन आ गया, यहाँ कार्बन आ गया, ये क्या है? ये गैप ही तो है जहाँ कार्बन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये अगर 4 कार्बन हमारे एक साथ मिलके आ गए उस जगह पर, तो इसको हम बोलते हैं Fe3C अरेंजमेंट। नहीं समझ में आ रहा ना? बिल्कुल भी नहीं आ रहा? आ रहा है? आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये इमेजिनेशन में चलेंगी, और वो भी इमेजिनेशन में चलेंगी कल वाली वीडियो के ऊपर, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला कि ये जो है ये किसका अरेंजमेंट है? आयरन का। और आयरन का अरेंजमेंट कैसा होता है? क्यूबिक। आयरन का अरेंजमेंट होता है क्यूबिक। बट उस क्यूबिक के हिसाब से आप अरेंजमेंट अपने हिसाब से ले सकते हो, है ना। क्यूबिक अरेंजमेंट वो तो फिक्स है, बट उसमें अगर जब हमने कार्बन को डोप कराया तो कार्बन के मॉलिक्यूल्स को लिया, ठीक है, और ऐसे अरेंजमेंट में आयरन के मॉलिक्यूल्स जो कि अलग अलग यूनिट सेल में थे उनको लिया। तो ये जो अरेंजमेंट आ रहा है ये एक अलग अरेंजमेंट है, उसी के अंदर एक अलग अरेंजमेंट है जो कि आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है, ये वाली चीज। तो ये जो चीज है, ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट उस सिंपल क्यूबिक के, मतलब सॉरी क्यूबिक के 2 क्यूबिक, एटलीस्ट 2 क्यूबिक को निकाल, मतलब 2 क्यूबिक के अंदर ही आपने ऐसे सोचा है। कार्बन भी उसमें है, आयरन भी उसमें है, और 2 क्यूबिक मान के चलो, तो 2 क्यूबिक में से आपने ये वाला अरेंजमेंट किया है जिसमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स भी हैं और आयरन के मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि जब जगह हो जाती है, देखो यहां से अगर कार्बन आएगा, इधर कार्बन आ गया, इधर कार्बन आ गया, तो ये मैक्सिमम परसेंटेज है। इससे ज्यादा कार्बन इस जगह आ नहीं पाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा कार्बन इस जगह आ नहीं पाएगा। ये अगर ये अरेंजमेंट आ गया ना, तो इससे ज्यादा कार्बन की परसेंटेज इसकी इस जगह डोप नहीं होंगी। अब वो कहाँ होंगी? दूसरी जगह डोप। वो यहाँ नहीं हो सकती। ये चीज फील हो रहा है या नहीं हो रहा है कि आयरन की वो कार्बन की वो मैक्सिमम परसेंटेज जो कि 12 आयरन इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, वो कितनी है? 4 है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? Fe3C अरेंजमेंट। यहाँ कार्बन एक भी तो हो सकता था, मेरी बात को समझो, यहाँ कार्बन एक भी तो हो सकता था, ठीक है। जब वो एक कार्बन होगा तो इसे क्या बोलेंगे? Fe3C अरेंजमेंट नहीं बोलेंगे। अगर ये कार्बन एक होता है यहाँ पर तो वो Fe3C अरेंजमेंट है नहीं। बात क्लियर है? ये क्या है? मेरा मैक्सिमम अरेंजमेंट, मैक्सिमम कार्बन की परसेंटेज,
बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक है, तो अगर जब मैं डोप करा रहा हूं, तो जितना कार्बन मेरा उसमें जा रहा है डिफेक्ट्स में, और डिफेक्ट्स के बाद जब यहाँ पर अरेंज हो रहा है, तो मैक्सिमम जो अरेंजमेंट में कार्बन जा रहा है वो हमारा कौन से के हिसाब से जाएगा? Fe3C के हिसाब से, Fe3C के हिसाब से। बात थोड़ी सी क्लियर हो रही है? अच्छा, अगर ये चीज अब क्लियर हो गई है थोड़ी, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, क्योंकि इसी फेज को हम क्या बोल देते हैं? सीमेंटाइट। ठीक है, अब ये जो सीमेंटाइट है ये क्या होगा? अब ये चीजें आपका अब इसमें आयरन कार्बन फेज डायग्राम में हम चीजें धीरे धीरे अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम लेके चल रहा हूँ खुद से बना के। ठीक है, आई थिंक मैंने, हाँ, ये ऐसे ऐसे कुछ अच्छे से डायग्राम दिखेंगे आपको। ठीक है, तो अब यहाँ से हम आयरन कार्बन फेज डायग्राम शुरू कर रहे हैं। कोई भी डाउट होगा तो पूछना, स्टार्टिंग से ही समझेंगे। ठीक है, आयरन कार्बन फेज डायग्राम क्या क्या हो रहा है इसमें थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले हमारी परसेंटेज कितनी? सबसे पहले हमने किस पर देखा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा टेम्परेचर रेंज है। इधर मैं कौन सी लेके चल रहा हूँ? आपको फ़ारेनहाइट मिल जाएंगी, बट मैं लेके चल रहा हूँ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये क्या है मेरी? थोड़ा यहाँ ध्यान देना, यही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये है मेरी कार्बन परसेंटेज, ऐसे करके। ये है मेरी कार्बन परसेंटेज, थोड़ा फील करना चीजों को। ये क्या है? मेरी कार्बन परसेंटेज। अभी यहाँ पर ये जो पॉइंट है, कार्बन परसेंटेज मेरी आयरन के अंदर कितनी? आयरन के अंदर कार्बन परसेंटेज मेरी कितनी? 0.008%। आयरन के अंदर कार्बन परसेंटेज मेरी कितनी? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.008%। यहीं से ये फोटो, अभी मैं यही बोलने वाला हूँ कि यहीं से ये फोटो शुरू होता है। फोटो आपको कहां से शुरू होगा? फेस, इसका आयरन कार्बन फेज डायग्राम को 0.008 से। ठीक है, बट मैं आपकी थोड़ी कन्वीनियंट के लिए इस फोटो को थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैंने आप बोला फोटो होता है 0.008 से, बट मैं इस 0.008 को ना थोड़ा शिफ्ट करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको कभी रटना ना पड़े। जैसे अभी आपने बोला ना विपिन जी, तो वही आंसर अब यहाँ मिलेगा। क्या हो जाए भाई? ये आपके हिसाब से क्या होगी परसेंटेज? 0 है ना, तो इसे 0 ही मान लो आप। ठीक है, इसे 0 ही मान लो। इस 0 का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? प्योर आयरन। आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब रूम टेम्परेचर पर कितना? अभी रूम टेम्परेचर पर अगर मैं इस पॉइंट को डिनोट करूंगा तो ये क्या है? मेरा प्योर आयरन। और इसकी फेज क्या होगी? BCC, है ना। इसको क्या बोलूंगा? अल्फा आयरन। थोड़ा ध्यान देना, ये क्या है? अल्फा आयरन। अगर मैं इसमें कार्बन परसेंटेज बढ़ाता हूं, अब ध्यान देना, टेम्परेचर की रेंज है ना, तो पहले इधर इधर उधर मत भगा देना। टेम्परेचर को चेंज करोगे तभी लाइन ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर आप 25 पर ही रख रहे हो, तो मैं कह रहा हूं कि कार्बन परसेंटेज में मिलाओ। आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, रटना नहीं है चीजों को। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, आपने क्या किया? बस डोपिंग करना अपने माइंड में एज्यूम कर लो कि हाँ हो जाती है। ठीक है, तो कार्बन परसेंटेज आपने मिलाई। ठीक है, कार्बन परसेंटेज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कैसा है? BCC। तो BCC है तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो बहुत पास होगी। डेंसिटी बहुत पास होगी। बहुत ज्यादा आपके पास वो है क्या? स्पेस नहीं, स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है, तो कार्बन परसेंटेज कितना मैक्सिमम मिलेगा? किसमें? 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। कितना कार्बन परसेंटेज मैक्सिमम इसमें डोप करा सकते हो? सिर्फ और सिर्फ 0.008%। तो वो पॉइंट जो आपकी बुक्स में या जो आपके ग्राफ में यहां से होता है, वो मैं आपको थोड़ा समझाते हुए यहां से लेके चल रहा हूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज पर। ठीक है, तो 0.0008% ये है। तो ये 25 डिग्री पर मैक्सिमम परसेंटेज है उस प्योर आयरन में कार्बन के जाने की। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हो रही है? अच्छा, अगर मैं अब आपको ये लेके चला, थोड़ा ध्यान देना, यहां पर मैं अब आपको ये लेके चला कि ये जो है ये अब आगे ऐसे जा रहा है। कैसे जा रहा है? टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर मैंने अराउंड ले लिया आपको अराउंड 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 723 पर। ये ले लिया 723। अब याद रखना, ये 723 डिग्री सेंटीग्रेड है किसका? 723 डिग्री सेंटीग्रेड किसका? आयरन का। बट वो आयरन कौन सा? आयरन कौन सा? ठीक है, अभी अगर चलो एक सिंपल सा तरीका समझते हैं। 723 पर मैं इस पॉइंट को डिनोट करूंगा, इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट किसको कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये पॉइंट जो है ये क्या कहलाएगा?
क्या मैंने कार्बन परसेंटेज मिलाई इस पॉइंट के हिसाब से? 0 है, 0 है तो प्योर आयरन है या नहीं है? प्योर आयरन है तो कौन सी वाली फेज है अभी? 723 पर, 723 पर बीसीसी अल्फा आयरन है अभी भी। इसका मतलब इस पॉइंट को मैं अभी भी अल्फा आयरन बोल सकता हूं, इस पॉइंट को मैं अभी भी अल्फा आयरन बोल सकता हूं। अल्फा आयरन कहां होगा? सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ऐसे कहां तक? 910 तक। बात थोड़ा सा क्लियर हो रहा है या नहीं? 768 पर ये क्या कर चुका होगा? अपनी फेज को चेंज, अपनी फेज को चेंज। बात क्लियर हो रही है इतनी? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 728, जो कि आपको इसमें नहीं पढ़ना, वो किसमें पढ़ना है? एलोट्रोपी में। वो इसके लिए जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर हो रही है कार्बन परसेंटेज कितनी आप इसमें डोप करा सकते हो। तो आप क्या चेक करते हो कि जब हमने कार्बन परसेंटेज में बढ़ाई तो 25 में तो 0.008% ही कार्बन परसेंटेज जा रही है, इसके ज्यादा वो ले नहीं रहा, इससे ज्यादा वो ले नहीं रहा। ठीक है, अभी अपनी सिंपल क्यूबिक, सॉरी बीसीसी के हिसाब से, ठीक है, अभी आपने अगर इसमें और कार्बन परसेंटेज, ये कौन सी वाली कार्बन परसेंटेज है? थोड़ा ध्यान दो, ये कौन सी वाली कार्बन परसेंटेज है? ये कौन सी वाली कार्बन परसेंटेज है जिसमें मैक्सिमम लेके चल रहा है 0.008? ये वो हैं जो अभी Fe3C नहीं बना रही। मैंने अभी एक चीज समझाई ना कि Fe3C कब बनेगा? Fe3C कब बनेगा? जब ये वाली मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज इसके अंदर आ रही हैं। और ये कार्बन परसेंटेज कब आएंगी? यहाँ पर इस क्रिटिकल कंडीशन के हिसाब से आपको कैसे दिखेंगी? जब वो डिफेक्ट्स में ना आके अब यहाँ आ रही हो, क्योंकि डिफेक्ट्स में जगह ही ना बची हो। फील हो रहा है? तो कितनी मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज डिफेक्ट्स में आ रही है? कितनी मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज डिफेक्ट्स में आ रही है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर? 0.008%। ठीक है, उसके बाद सारी की सारी कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी? जो नहीं, स्पेस नहीं, जो हमारा Fe3C वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है, Fe3C वाले कॉम्बिनेशन में। तो वो Fe3C वाला कॉम्बिनेशन भी एक अलग ही कॉम्बिनेशन बन के दिखेगा उसमें। बात क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, बट वो इमेजिनरी है। वो जो कॉम्बिनेशन मैंने दिखाया है तो सब सिंपल क्यूबिक, बट वो क्या है? वो इमेजिनरी आपके पास स्ट्रक्चर बन के आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है इसमें 0.008 था। अब 723 पर देखा हमने कि इसमें जो कार्बन परसेंटेज मैक्सिमम 723 डिग्री पर बैठे हुए हो, आपने इसे रेड हॉट कर रखा है एकदम। अब इसमें कार्बन परसेंटेज कितनी डोप कर रहे हो आप? कार्बन परसेंटेज मैक्सिमम जा रही है इसमें 0.8%। ठीक है, अराउंड 0.8%, ठीक है, 0.83 इसे बोल देते हैं 0.83। ठीक है, तो 0.83%। ठीक है, तो 0.83% क्या हुआ? 723 पे मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज, जो कि विदाउट Fe3C बनाए आ रही है। मेरी बात को समझ रहे हो? विदाउट Fe3C नहीं बन रहा अभी। अभी क्या बन रहा है? अभी उसमें कार्बन परसेंटेज जा रही है, Fe3C नहीं बन रहा। ठीक है, तो विदाउट Fe3C परसेंटेज कितनी है इसमें? जो 723 पर होगा वो मैक्सिमम है 0.83%। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे दिखाया, तो ये क्या है मेरा? 0.83%। ये किसके रेस्पेक्ट में हुआ? 723 के रेस्पेक्ट में। बात क्लियर है? अभी क्या हुआ कि आप जब और ऊपर गए, इससे परसेंटेज से और, मतलब इस 723 से और ऊपर गए, तो क्या देखते हो कि जो मेरे पास कार्बन परसेंटेज है, जो मेरे पास कार्बन परसेंटेज है बढ़ने की, वो हमारी क्या हो रही है? एक सेकंड, थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, दैट इज द ऑस्टेनाइट। ठीक है, ये है हमारे पास 0.08, 0.03, ये होते हैं अपने नोट्स ना होने का डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि मेरे नोट्स, मैंने आपसे बोला ना मेरे नोट्स रह गए हैं रूम पर। ठीक है, ये वैल्यू है यहाँ पर 0.023 है, दैट इज द 0.0, आई थिंक 0.08% है। ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा अभी आपको। ठीक है, हाँ। ये जो मैंने आपको फिगर बताया ना, अभी कहाँ गया ये नोट? 0.83, ये क्या है मेरी? ये है मेरी मैक्सिमम कितनी है यहाँ पर? 0.08। ठीक है, 0.08। ठीक, इस चीज को अभी थोड़ा सा क्लियर करूंगा। ठीक है, आफ्टर द ब्रेक। ठीक, जो नोट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है, ये वाला पार्ट, अभी इसमें क्या है कि अल्फा आयरन ही चल रहा है। अल्फा आयरन मैक्सिमम कितना आ रहा है? 0.08। तो अभी जो हमने बाय द रिसर्च देखा, बाय द एक्सपेरिमेंट देखा, तो ये चीज ऐसे जा रही थी, ये चीज ऐसे जा रही थी। कैसे जा रही थी कि जो जो मैं कार्बन परसेंटेज बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर पॉइंट जो 23 था, सॉरी मैं कहाँ से, देखो अपनी वही वाला पुराना ग्राफ आ गया, वही पुराना वाला ग्राफ आ गया। एक सेकंड 0.008 है यहाँ पर, 0.08 यहाँ ले लो।
0.08, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरू करेंगे ना, ठीक है, हाँ, क्योंकि वो आदत है ना स्टार्टिंग से शुरू करने की। बट मैंने आपको समझाया कि 25 पर कितना मैक्सिमम डोप करा सकते हो, 0.008। तो 0.008 से ये वाली जो परसेंटेज जा रही है 0.08 के आसपास जा रही है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, अगर मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर बताओ, तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाली चीज आएगी, है ना। आराम से जो एलिमेंट्री मेथड होता है उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि यहाँ पर अगर 0.008 है, यहाँ पर 0.08 है, तो यहाँ पर कितनी होगी। बात के लिए इतना कार्बन परसेंटेज में मैक्सिमम मिला सकते हो विदाउट क्रिएटिंग Fe3C, विदाउट क्रिएटिंग Fe3C। तो यहां से ये वाली चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। अभी इसके बाद क्या देखा हमने एक्सपेरिमेंटली कि अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये चीज हमारी अब आगे नहीं जा रही है, ठीक है। ये चीज क्या हो रही है, 0.08 से पीछे आ रही है, ऐसे ये चीज ऐसे देखिएगा, ठीक है, कि ये चीज और पीछे आ रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि 910 के बाद हमारे पास जो ये वाला पॉइंट आया, ठीक है, एक सेकंड इसमें देख लेते हैं, ठीक है। ये वाली चीज देखो, 910 के बाद जो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद जो ये वाला फेज है, 910 के बाद जो ये वाला फेज है, ये क्या होगा, 910 के बाद ये वाला फेज, ये होगा गामा आयरन या नहीं, प्योर, जब कार्बन परसेंटेज कुछ नहीं मिलाई। बट जब कार्बन परसेंटेज उसमें मिलाने लग गए तो क्या देखते हो कि कार्बन परसेंटेज मिलाने पर ये चीज और ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि अब क्या टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तो कार्बन परसेंटेज उसमें और ज्यादा आ सकती हैं। क्या एफसीसी में, जरा सोचना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, ठीक है, जो ये जो आपके पास स्पेस है, ठीक है, वो मिलेगा ज्यादा या नहीं मिलेगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। जब 6 एटम्स मैंने कल बनाए थे और उसमें मैंने ये दिखाया था कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से टच नहीं हो रहा, तो यहाँ पर स्पेस में आने का चांसेस ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर आने का चांसेस ज्यादा है, इसका मतलब कार्बन परसेंटेज की ज्यादा डोप हो सकती है एफसीसी में, हो सकती है, ठीक है। एफसीसी में क्या हुआ, कार्बन परसेंटेज ज्यादा डोप हुआ। दूसरा रीजन क्या है, एक तो ये वाला रीजन हुआ, दूसरा रीजन है टेम्परेचर बहुत हाई है। जब टेम्परेचर बहुत हाई है तो एफसीसी में डोपिंग अच्छी हो रही है। बट जब मैं टेम्परेचर हाई की बात करूंगा तो मैं तो यहाँ डेल्टा में भी हाई की बात करूंगा, तब कौन सा वाला रीजन डोमिनेट करेगा कि एफसीसी में ज्यादा स्पेस है, इस वजह से कार्बन परसेंटेज ज्यादा उसके अंदर आ सकती है विदाउट क्रिएटिंग Fe3C। विदाउट क्रिएटिंग Fe3C वो कार्बन परसेंटेज इसमें ज्यादा डोप हो सकती है। तो इसी के बेसिस पर हमने क्या कहा, हमने इस वाले डायग्राम में अब क्या लिया कि 1147 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 1147 और 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हुआ, इसमें 910 के बाद 1143 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें डोपिंग बढ़ी, इसमें डोपिंग क्या हुई, बढ़ी। 1143 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें डोपिंग बढ़ी। तो इस लाइन को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये एंगल ये कितना है, 1143 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 1143 डिग्री सेंटीग्रेड पर डोपिंग क्या हो रही है, मैक्सिमम जा रही है। इसके लिए, किसके लिए, गामा आयरन के लिए, गामा आयरन के लिए मैक्सिमम डोपिंग होगी यहाँ तक, ठीक है, पहुंच गई। अब उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा है, एफसीसी बीसीसी की तरफ जाने लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या दे रही है कि ये फिर से कार्बन को ज्यादा डोप नहीं करवा पा रहा, तो लाइन क्या आ रही है, फिर से ऐसी आ रही है, ठीक है। जैसे इसमें यहाँ पर आई थी वैसे ही लाइन इसमें फिर से आ रही है। ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि कार्बन परसेंटेज ज्यादा नहीं बना सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग Fe3C, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आ गया, ये हमारे पास आया, ये हमारे पास आया कौन सा वाला, ये है, एक सेकंड, एक्चुअली ये जो गूगल पर इमेजेस होते हैं वो फ़ारेनहाइट की ज्यादा होती है, ठीक है। ये है हमारा टेम्परेचर 1400 के आसपास, वही 1390 के आसपास है ना। तो 1390 पर, कहाँ गया भाई, 1390 पर ये कितना हो गया, 1390 पर, 1390 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, डेल्टा आयरन में, ठीक है। अब ये बताइए डेल्टा आयरन में मैक्सिमम परसेंटेज 0.08 होनी चाहिए। अब वो ये 0.08 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा वो किसका है, 0.08 यहाँ का है या यहाँ का है, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो अभी फिलहाल के हिसाब से मैं ये चीज लेके चल रहा हूँ 0.025, है ना, जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो 0.025 ये था किसके लिए, अल्फा आयरन के लिए, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर था रूम से लेके 910 तक, ठीक है। अगर वो यहाँ के हिसाब से 0.025 था, तो अब यहाँ पर बताइए डेल्टा आयरन जो कि अब बीसीसी बन चुका है, क्या उसमें मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज विदाउट क्रिएटिंग Fe3C क्या वो 0.025 होगी, नहीं, उससे ज्यादा होगी, है ना। तो अभी मैं थोड़ा सा इस चीज में डाउट में हूं कि वो वाली चीज अभी यहाँ आई थिंक 0.08 होती है, आई थिंक, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है ये हमारी होगी 0.08%,
ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली डाटा याद रखना काफी टफ हो जाता है इतने दिन की क्लास लेने के बाद, क्योंकि मैंने कहा ना कि नोट्स होते तो वो एग्जैक्टली याद चीजें आ जाती हैं, कॉन्सेप्ट माइंड में होते हैं, बट एग्जैक्टली डाटा थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी होता है, और वो विदाउट रिवाइज आपके सामने खड़ा हो। ठीक है चलो, तो ये क्या हुआ कि ये वाली जो चीज है ये क्या हुआ 0.08, क्योंकि टीचर को भी हमेशा क्या करना होता है, जब आप टीचर बनोगे रिवाइज करना होता है, वो आपसे ज्यादा रिवाइज करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और आज आपको दिख रहा होगा कि विदाउट किसी भी रिवीजन के मैं आपकी क्लास लेने आ गया। ठीक है चलिए, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये वाली चीज हो गई ऐसे। ठीक, इसमें भी क्या है, इसमें भी सेम केस है कि ये जो टेम्परेचर है ये कितना हो गया 1539, तो 1539, तो 1539 पर हमारा ये चीज इस तरह से आपको दिखेगी। 1539 पर ये मैक्सिमम रेंज है उसकी, है ना, 1539 पर। ठीक है, अभी ये क्या है, ये वाली चीजें क्या है, ये मेरी विदाउट, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना ऐसे, ये विदाउट सीमेंटाइट है। ये क्या है, विदाउट सीमेंटाइट। अब थोड़ा समझो, जब आपने कार्बन परसेंटेज मिला दी तो इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला अल्फा फेराइट, प्योर अल्फा फेराइट, Fe3C है ही नहीं। अब क्या बोलेंगे, अल्फा फेराइट। क्यों बोले अल्फा फेराइट, क्यों बोले अल्फा फेराइट, क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज आ गई। अब इसे अल्फा आयरन नहीं बोलोगे, इसमें बोलोगे अल्फा फेराइट। अल्फा आयरन कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, है ना, अल्फा और डेल्टा, सॉरी गामा यहाँ पर हो गया, डेल्टा ही हो गया, तो ये 0 कार्बन परसेंटेज पर है जो ये वाली लाइन दिख रही है, ये है मेरे अल्फा आयरन, डेल्टा आयरन एंड गामा आयरन। बट ये वाला जो रेंज है दिख रहा है, ये वाला रेंज ऐसे, ये वाला, ये क्या है, ये है मेरा अल्फा फेराइट आयरन, दिस इज द अल्फा फेराइट आयरन। ये क्या है मेरा, ये वाला, दिस इज द गामा ऑस्टेनाइट। एक मार्टेनसाइट होता है, वो अभी आगे आएगा। ठीक है, मार्टेनसाइट ये वाली चीज नहीं होती है ना। तो पहले ये हो गया अल्फा फेराइट, उसके बाद ये गामा ऑस्टेनाइट, और ये फिर से इसको हम क्या बोलेंगे, फिर से डेल्टा, डेल्टा फेराइट, वेरी गुड। ये क्या हो गया, फिर से डेल्टा फेराइट। फेराइट किसके बेसिस पर, बीसीसी के बेसिस पर, कि बीसीसी में कार्बन की डोपिंग हो रही है सिंपली। तो ये कार्बन की डोपिंग है बीसीसी एंड एफसीसी में, है ना, ये हमारी वो Fe3C वाला कॉम्बिनेशन नहीं है अभी कहीं पर भी। ये हमारा क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बीसीसी एंड एफसीसी में कार्बन की मैक्सिमम परसेंटेज। तो वो कार्बन की मैक्सिमम परसेंटेज कहाँ हो सकती है, अगर ये चीज है तो ये चीज है, तो ये चीज है हमारी, मान लीजिए आयरन, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैक्सिमम कार्बन की परसेंटेज विदाउट फॉर्मिंग, मैं जो वर्डिंग बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो ना, विदाउट फॉर्मिंग Fe3C, वो कार्बन की परसेंटेज, मान लीजिए उसे यहाँ डिफेक्ट मिल गया, यहाँ बैठ गई, ये एक है, एक डिफेक्ट यहाँ मिला, यहाँ बैठ गई। तो क्या इसने Fe3C बना दिया जो अभी स्ट्रक्चर समझाया था, क्या बना दिया, नहीं है। तो मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज जो इसमें बैठ रही है वो विदाउट Fe3C फॉर्मेशन, वो कितनी है, वो इतनी है जितनी यहाँ पर मैंने दिखा रखी है। ये मैक्सिमम है उस टेम्परेचर के हिसाब से, जो भी टेम्परेचर हो, अगर ये टेम्परेचर तो इसके हिसाब से ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ऐसे एग्जैक्टली 910 पर कितना मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज विदाउट फॉर्मिंग Fe3C, 0। ठीक है, इस पर कितना, 0। बात थोड़ी सी क्लियर हो रही है। ठीक है, ये विदाउट फॉर्मिंग Fe3C। ठीक है, बट आगे क्या हो जाएगा, Fe3C फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, Fe3C फॉर्म होगा। अब जब Fe3C फॉर्म होगा तो उसे कहते हैं सीमेंटाइट का आना। ठीक है, तो इसीलिए क्या कह देते हैं कि कार्बन परसेंटेज बढ़े या फिर Fe3C परसेंटेज बढ़े। इसीलिए ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, 0.008 कहाँ होता है, वहां, यहाँ। बात समझ में आ रही है, 0.008 को ही अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट ले लूं तो अब किसका ग्राफ हो गया, वो Fe3C का। थोड़ा फील हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि Fe3C पहले नहीं था, कहां तक नहीं था, 0.008 तक, यहां तक नहीं था, यहां तक नहीं था, फिर ऐसे इस लाइन में यहां तक नहीं था Fe3C, फिर यहां तक नहीं था, यहां तक नहीं था, यहां तक नहीं था। उसके आगे अब जब कार्बन परसेंटेज बढ़ाओगे तो कहां कहां बैठेगा वो, Fe3C के फॉर्मेशन में, Fe3C के फॉर्मेशन में। बात क्लियर हो रही है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर ये चीजें क्लियर हो रही हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपका ये वाला ग्राफ भी अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए। अब यार एक काम कर लेते हैं, लैंग्वेज लिख लेते हैं कुछ यार, एक्चुअली मुझे वीडियो दिखानी थी आपको, वीडियो से और क्लियर होता, बट वीडियो अभी है नहीं मेरे पास। उसके बाद लैंग्वेज लिख के ना थोड़ा सा हम यार वो भी नोट्स नहीं, अरे नहीं, उनसे समझ में भी तो आएगा, उन नोट से, उन नोट से आएगा, समझ में भी तो आएगा।
यार ये ना बड़ा ही गड़बड़ हो गया आज। The safety barriers around this junction are coated with a thin layer of zinc. If we look closely at the surface of the zinc, we see it's built up of many different patches. You can find this effect on a number of zinc-coated objects. The patches you see are crystals or grains of zinc. Here's a piece of a different metal. It's been machined along one edge. You can't see any grains in this surface. However, if we turn it over, it's quite a different story. This piece of metal has been broken in half. Along the broken edge, you can see some of the grains from which this material is made. All metals are made up of grains, although you'll rarely see them like this. In fact, with most metals, including this piece of aluminium, the grains aren't visible, not even on the surface. Here's a way of making them visible. First, we must give the aluminium a mirror-like finish. And there we are. Now next, we treat the carefully prepared surface with a very powerful gloves are essential for the operation. As soon as the acids have time to react, the metal must be washed. It's then given a second treatment with another special chemical. We call this process etching. The particular chemicals used depend on the metal we're trying to etch. One final wash, and there are the grains. Grains of pure aluminium. They're all similar, both in size and in structure. They appear as different shades only because of the way they reflect the light. By etching, we can reveal the grain structure of any metal. Here's a different sample of aluminium. In this case, the grains are much larger and they vary in size. And here's a piece of copper. In this sample, the grains seem to get smaller as you get nearer the middle. Zinc, a sample whose grains are all shapes and sizes. But how do grains form? To find out, we've gone back to the stage where the metal is molten. In this furnace, the metal is aluminium. When the time is right, the furnace is tapped. The molten metal runs out along channels into molds to form huge slabs of aluminium. In turn, the solid slabs will be rolled into sheets. From time to time, a small sample of the molten aluminium is taken for analysis. The metal is cooked and left to solidify. Now we can see what happens as the aluminium solidifies in a special film. At a number of points in the liquid metal, tiny crystals begin to form and grow. Each crystal grows outwards in all directions until it meets the surfaces of its neighboring crystals. In engineering terms, each fully grown crystal is called a grain. In this piece of solid aluminium, there's a very large number of grains. Now, once the aluminium's been cast into slabs, it's rolled into sheets. To get the metal down to this thickness, it's been rolled many times. It's now relatively cold, so as the metal is squashed between the rollers, it's being cold worked. Let's find out what effect the cold working has on the grain structure of the aluminium.
Here, we're etching a piece of the aluminium before cold working. At this stage, the grains are all approximately the same size and the same shape. Remember, they appear different shades only because of the way they reflect the light. Now we'll cold roll a similar piece of the same aluminium. In one pass, this machine will reduce the thickness by only a very small amount. So we'll reduce the gap between the rollers and put the metal through again. Right, let's see what that's done to the grain structure. The cold rolled piece of metal is the one at the top. Can you see the difference? We seem to have changed the shape of the grains. They've become elongated. We can get a better idea of what's happened in a diagram. First, we'll look at the grain structure of the metal before it's deformed. Here, the grains are normal. But as the metal is squashed between the rollers, you can see how the grains become elongated and distorted in the direction of rolling. The change in grain structure that results from cold working is accompanied by a change in the mechanical properties of the metal. Its hardness and tensile strength increases, while the ductility decreases. After cold working of metal, it's usually heated to a sufficiently high temperature. Let's see what effect heating has on the distorted grain structure. In the case of this particular metal, nothing happens until the temperature reaches about 350 degrees centigrade. Now, at the grain boundaries, new grains begin to form. These grow rapidly until a new, undistorted grain structure completely replaces the old, distorted one. We call this process recrystallization. Now let's see what effect this has had on the mechanical properties of the aluminium. Hardness, for example. Here, we're measuring the resistance to indentation of a piece of cold work aluminium. How does this compare with the size of the dent produced in a piece of recrystallized aluminium? It's much deeper. So recrystallization has restored softness. And what about the tensile strength? First, the cold work aluminium. That needed a force of about 7 units to pull it apart. Now for a recrystallized piece. The force is going to be much less this time. The tensile strength has decreased. If we put the broken bits back together again, we find the recrystallized piece stretched the most. So we've also restored the ductility. However, the resulting properties depend on the temperature at which recrystallization is carried out. If the temperature becomes too high, some of the grains will grow at the expense of their neighbors. This can give rise to properties which are highly undesirable for most engineering applications. This is molten steel. When it cools, it will solidify and grains will be formed. Let's find out what the grain structure of a piece of plain carbon steel is like. We've given this piece of steel a mirror-like finish. Now we're etching it. The steel contains 0.4% carbon.
So far, so good, but with the unaided eye, we can't see any grains. We'll have to take a small sample of the steel and view its surface through a microscope. Here it is, magnified nearly 250 times. Let's take a closer look at this in a diagram. In the case of steel, there are two different types of grains. We'll look at each in turn. The light grains, like this one, are made up of iron. Engineers call them ferrite. These give steel the property of ductility. The other grains, like this one, are made up in layers. The white layers are iron. The black layers are a chemical compound of iron and carbon, called iron carbide. Pearlite is the name given to this type of grain. They give steel the properties of hardness and strength. This particular piece of steel is made up of roughly equal numbers of the two types of grain. So far, we've only looked at 0.4% carbon steel. However, steel can be produced with other carbon contents. What effect does this have on the grain structure? We'll start with 0.4% carbon, and let's add some more. Can you see what's happening? The number of pearlite grains is increasing. Now there are no ferrite grains at all. The steel now contains 0.8% carbon. Under the microscope, a similar piece of steel looks like this. You can probably guess what will happen if we now reduce the amount of carbon in the steel. The number of pearlite grains decreases, leaving a lot of ferrite grains. Now there's only about 0.1% carbon left. This is what a similar piece of carbon steel looks like under the microscope. Now we can change the mechanical properties of plain carbon steel by a carefully controlled sequence of heating and cooling by heat treatment. Let's find out what effect heat treatment has on the grain structure of the steel. The rings we're treating contain 0.8% carbon, so all the grains are of the same type, pearlite. Nothing happens until the temperature reaches about 720 degrees centigrade. Now, at the grain boundaries, new grains begin to grow. These new grains are quite different to the original ones, and they grow until they completely take over the old structure. Here we're normalizing, so the components are taken out of the furnace and left to cool in air. Let's see what happens to the grain structure. As the temperature reaches about 720 degrees centigrade, the old type of grains begin to reappear. These grow until they meet their neighbors. This structure appears to be very similar to the one we started with. But if we compare the two, we find we've reduced the size of the grains and made them more uniform. We've also changed the properties of the steel. Here's a similar piece of untreated steel. Let's see how tough it is. Remember, toughness is its resistance to shock loading or impact. About 60 units. The broken surface reveals a very coarse grain structure. Now we'll test another piece of the same steel that's been heated to a high temperature and left to cool in air. About 100 units. It's much tougher. This time the broken surface reveals a much finer grain structure. In another form of heat treatment, plain carbon steel is heated to a high temperature and is then cooled rapidly or quenched in water.
This treatment increases the hardness of the steel. Let's find out what it does to the grain structure. We're going to heat up a piece of 0.8% carbon steel to 750 degrees centigrade. Remember, with this particular amount of carbon, we have only one type of grain. Nothing happens until the temperature reaches about 720 degrees. Now, exactly the same thing happens here as it did in normalizing. New grains of a completely different structure grow out at the old grain boundaries. Right, now for the quench. As the temperature falls in each new grain, a needle-like structure forms. This structure is very hard indeed. It's also brittle. We can relieve the brittleness by tempering. In this case, we're going to temper at about 500 degrees centigrade. Tempering modifies the structure of the needles. Inside each needle, small flakes of carbon begin to appear. Now the steel is much less brittle, but it's still harder than it was before heating and quenching. So far, we've only looked at the heat treatment of 0.8% carbon steel. What happens if we try to harden steel containing 0.1% carbon? Here, the grains are mainly iron. Again, nothing happens until the temperature reaches about 720 degrees centigrade. Once again, the new grains begin to form until they completely take over the old grain structure. In this case, we have to take the temperature up much higher to nearly 900 degrees centigrade. If we quench it now, there's insufficient carbon for the hard, needle-like structure to form. We've finished up exactly as we started. छुट्टी हो